सवाल पर कहते हैं एफ ट्रिपल की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर सही बताने वाला हूँ। जी हाँ, ये वन शॉट टाइप का क्वेश्चन हो रहा है। इसमें मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा। अगर आपने वीडियो क्लिक कर दिया है तो वीडियो के यार अंत तक रहना, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या है, एक्टिव कंपोनेंट्स यानी सक्रिय अवयव क्या है, परिभाषित कीजिए। आंसर आपको कितना क्या है मेरे भाई, बहुत सिंपल तरीके से बताऊंगा कि एक्टिव कंपोनेंट्स वे अवयव होते हैं, यानी कि सक्रिय अवयव वे अवयव होते हैं जो विद्युत धारा, ठीक, इलेक्ट्रिक करंट के प्रवाह को नियंत्रित करते हैं, है ना। जो इलेक्ट्रिकल करंट होता है उसको नियंत्रित करता है ना, बराबर के रूप में भेजता है। कौन भेजता है, सक्रिय अवयव। तथा लिखा है इनके संचालन के लिए बाहरी ऊर्जा स्रोत वो क्या है, वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। चलिए अब इनकी कुछ मुख्य विशेषताएं हैं वो देख लेते हैं। आपको जो भी मतलब बताऊंगा वो सारे एफ ट्रिपल के होंगे। बाकी जो बच्चे इंग्लिश मीडियम से हैं ये उनके लिए था, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, ठीक है। चलिए लिखना क्या है, एक है ना, फिर लिखना क्या है, एक्टिव कंपोनेंट्स की मुख्य विशेषता क्या है, निम्नलिखित लिखिए। लिखना क्या है, नंबर 1, ये सिग्नल को बढ़ा सकते हैं, है ना, एम्पलीफाई करते हैं। इन्हें चलाने के लिए पावर सप्लाई की आवश्यकता होती है। ये वोल्टेज या करंट को नियंत्रित कर सकते हैं। ये ऊर्जा प्रदान नहीं सप्लाई भी कर सकते हैं। इन चीज़ों को आपको लिख जरूर देना है। क्या है, एक्टिव कंपोनेंट्स के मुख्य उदाहरण क्या है भाई साहब, सक्रिय अवयव के कुछ उदाहरण होते हैं वो देख लीजिए। जैसे कि क्या हो जाएगा, ट्रांजिस्टर, डायोड हो गया, है ना, आईसी हो गया, है ना, एससीआर हो गया। ये सब क्या है, उदाहरण है, एग्जाम्पल। तो ट्रांजिस्टर और डायोड केवल 2 उदाहरण पढ़ के जाना है बस, ये मत पढ़ो, ठीक है, 2 याद कर लेना बस। तो अब आपका सक्रिय अवयव क्या है, परिभाषित कीजिए। ये क्वेश्चन आने का चांस था तो मैंने बता दिया आंसर। अब हम चले देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। लिखा है एफ ट्रिपल की क्या लिखा है, निष्क्रिय अवयव को परिभाषित कीजिए, जो कि ये भी इंपॉर्टेंट है ना। लिखना क्या है कि पॉजिटिव, है ना, मतलब कि निष्क्रिय, है ना, निष्क्रिय अवयव वे अवयव होते हैं जो स्वयं ऊर्जा उत्पन्न नहीं कर सकते हैं और सिग्नल को बढ़ा भी नहीं सकते हैं। ध्यान से समझना मेरी बात को। लिखा क्या है, मैं कहने का मतलब क्या है कि भाई साहब निष्क्रिय अवयव वे अवयव होते हैं जो स्वयं ऊर्जा उत्पन्न नहीं कर सकते हैं, मतलब स्वयं से ऊर्जा को नहीं उत्पन्न कर सकते हैं, वो सिग्नल की ओर बढ़ा भी नहीं सकते हैं। इससे हम क्या कहते हैं, इससे हम निष्क्रिय अवयव कहते हैं। ओके, अब इनकी कुछ विशेषताएं हैं वो देख लेते हैं। हम अपना इंग्लिश मीडियम से समझ लेंगे इसको, है ना। अब चलिए देखते हैं इनकी विशेषताएं की बात की जाए तो विशेषताएं लेना है। नंबर 1 लेना है कि ये स्वयं ऊर्जा उत्पन्न नहीं करते हैं, ये सिग्नल को एम्पलीफाई नहीं करते हैं, ये केवल ऊर्जा को संग्रहित यानी स्टोर या नष्ट डिपॉजिट करते हैं, ठीक है। फिर लिखना क्या, चौथा पॉइंट, इनको चलाने के लिए बाहरी पावर सप्लाई की आवश्यकता नहीं होता है ना। इन सब चीज़ों को आपको लिख लेना है। अब हम चलिए इनका देख लेते हैं एग्जाम्पल, यानी उदाहरण देख लेते हैं, ठीक है। चलिए जो उदाहरण यानी एग्जाम्पल क्या क्या है भाई साहब, इनका एग्जाम्पल में पहला क्या है, प्रतिरोध जिसे रजिस्टर बोलते हैं। फिर आता है ना, कैपेसिटर यानी संधारित्र हो गया है, इंडक्टर यानी प्रेरक। अब ये चीज़ों को आपको पढ़ लेना है ना। चलिए अब यहाँ पर एक बात ये उठती है कि भाई साहब क्वेश्चन ये भी आ सकता है ना कि प्रतिरोधक किसे कहते हैं, है ना, प्रेरक किसे कहते हैं। इन सब का भी आपको पता होना चाहिए और छोटे छोटे हम तुमको बताऊंगा, पैसा जो नहीं है। देखते हैं अगला पॉइंट, देखते हैं जो तीसरा पॉइंट का लिखा है रजिस्टर यानी कि प्रतिरोधक को परिभाषित कीजिए। इसमें लिखना क्या है, रजिस्टर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक घटक है जो, है ना, विद्युत धारा करंट के प्रवाह का विरोध करता है और उसे नियंत्रित सीमित करता है ना। ये चीज़ों को लिख देना। यही चीज़ इंग्लिश में लिखा है, जो बच्चे इंग्लिश वाले मीडियम से हैं वो अपना फ़ायदा उठा सकते हैं, है ना। चलिए इनके कुछ मुख्य कार्य हैं भाई साहब प्रतिरोधक के, वो देख देते हैं। जो रजिस्टर के मुख्य कार्य निम्नलिखित हैं, जैसे कि मेरे भाई लिखना क्या है कि विद्युत धारा को नियंत्रित करता है, वोल्टेज को ड्रॉप उत्पन्न करता है, सर्किट को ओवर करंट से बचाना, है ना। बाकी ये चीज़ इंग्लिश में लिखा है, जो बच्चे इंग्लिश मीडियम से वो अपना लिख लेंगे। चलिए क्या है, इकाई क्या है, मात्रक क्या क्या है ना। रजिस्टर की जो इकाई होता है वो ओम होती है। उपयोग की बात करें तो उपयोग में लिखना क्या है कि टीवी हो गया, पंखा हो गया, कंप्यूटर हो गया, मोबाइल चार्ज आदि करंट को नियंत्रित करने के लिए रजिस्टर का उपयोग किया जाता है ना। तो इन चीज़ों को आपको अच्छे से पढ़ लेना। सिंपल तरीके से क्वेश्चन है, आ सकते हैं, वन शॉट टाइप का क्वेश्चन है। हर चैप्टर को बताएंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जहाँ तक हो सकेगा, है ना। और एक बात तो पता चाहता हूँ कि आपने इंजीनियरिंग मैकेनिक्स वीडियो नहीं देखा है, मैंने 1 घंटे की क्लास डाला हूँ महासंग्राम, तुमने नहीं देखा है, इसी वीडियो नीचे लिंक लगा दिया हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, एक बार जाके चेक कर लेना। या फिर मेरे भाई फिजिक्स सेकंड का पेपर नहीं मैंने करवाया है और शायद वो नहीं देखी हो तो एक बार मेरे वीडियो को अच्छे से चैनल को चेक कर लेना, चैनल को एक बार चेक कर लेना, ठीक है। चलिए इंग्लिश में लिखा है, जो बच्चे इंग्लिश हो गए, यूनिट ऑफ रजिस्टर ऑफ होम वगैरह, है ना, जो भी है वो लिख लेना अपना। चलिए हम क्वेश्चन लिखा है संयोजक को परिभाषित कीजिए। जी हाँ, आपके स्क्रीन पर दिख रहा है संयोजक को क्या करना है, परिभाषित कीजिए। इंपॉर्टेंट है भाई साहब। लिखना क्या है कि संयोजक एक ऐसा घटक है जो विद्युत ऊर्जा को अस्थायी रूप से नहीं बल्कि थोड़े समय के लिए संग्रहित करता है ना, थोड़ा सा समय के लिए संग्रहित करता है। यही चीज़ इंग्लिश मीडियम वाले भी अपना लिख सकते हैं, है ना। चलिए आज का कार्य क्या क्या है वो कार्य देख लीजिए। तो कार्य नंबर करना है कि चार्ज, है ना, चार्ज को स्टोर करना, सिग्नल को फिल्टर करना, है ना, एसी और डीसी को अलग करना। इंग्लिश में लिखा गया है, जो बच्चे इंग्लिश मीडियम से हो गए इंग्लिश मीडियम अपना लिखेंगे।
चलिए, जो उनकी इकाई होता है यानी कि मात्रक और यूनिट यानी कि प्रतीक उपयोग क्या क्या है वो देख लेते हैं, है ना। यूनिट क्या होता है, तो कैपिटल की यूनिट जो है फैराडे होता है ना। अक्सर इसे माइक्रो फैराडे एंड नैनो फैराडे वगैरह में हम प्रयोग किया जाता है। तो ये चीज़ें आपको लिख देना है। अब इनको प्रतीक यानी सिंबल क्या किसी चीज़ से दर्शाते हैं वो देख लेते हैं। प्रतीक या सिंबल है, आपको कैसे लिखना है भाई, लिखना है कप, है ना। इसका जो सिंबल है प्रतीक दो समांतर प्लेटों के रूप में दर्शाते हैं कुछ इस तरीके से। देखो आपके सामने बना हुआ है ना, तो ऐसा ही आपको दर्शाया जाता है। इसको भी आपको समझ लेना। ऐसे रहता है माइनस, फिर ऐसे रहता है, फिर ऐसे। ये चित्र है इसको दर्शाने के लिए। अब इनके उपयोग क्या है वो देख लेते हैं। की बात किया तो उपयोग में लिखना क्या है निमर भाई, लिखना यह है कि इसका उपयोग पंखे के, है ना, पंखे के कैपेसिटर, इन्वर्टर, टीवी, रेडियो आदि में किया जाता है। ये चीज़ इंग्लिश में लिखा है। जो बच्चे इंग्लिश मीडियम से होंगे इंग्लिश मीडियम लिख लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है प्रेरक। जी हाँ, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा प्रेरक क्या है, ठीक है। ये भी आता है, परिभाषा देने के लिए लिखना होगा। लिखना क्या है, इंडक्टर एक ऐसा घटक है जो विद्युत धारा में परिवर्तन के विरोध में विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में ऊर्जा संग्रहित करता है ना। इसे क्या कहते हैं, प्रेरक कहते हैं। अब प्रेरक का कार्य क्या क्या है वो देख लीजिए। कहते हैं प्रेरक का क्या होता है, जैसे कि फंक्शन क्या क्या फंक्शन होते हैं, है ना, वो समझ लेते हैं अच्छे से। लिखना क्या नंबर है कि करंट में बदलाव का विरोध करना, फिल्टर और ट्यूटिंग स्क्रिप्ट, है ना, सर्किट में इस्तेमाल, ट्रांसफार्मर में उपयोग। यही चीज़ इन इंग्लिश में लिख देना आपको स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। चलिए इकाई क्या है मेरे भाई, इनका इकाई जो हो जाएगा वो हो जाएगा एच हेनरी। उपयोग की बात करें जो उपयोग में लिखना क्या है कि इंडक्टर का उपयोग ट्रांसफार्मर, मोटर, रेडियो और स्विचिंग पावर सप्लाई में किया जाता है ना। यही चीज़ इंग्लिश मीडियम में ले रहे हो अपना वो लिख देंगे। चलिए हम क्वेश्चन क्या लिखा है, सेमीकंडक्टर यानी कि भाई साहब अर्धचालक को परिभाषा दीजिए। लिखना क्या है कि सेमीकंडक्टर अर्धचालक एक ऐसा पदार्थ है या होते हैं जिनकी विद्युत चालकता चालकों, कंडक्टर्स और निरोधकों के बीच होती है ना। ये चीज़ आपको स्टेप बाय स्टेप लिख देना। मतलब ये हुआ, मतलब ये ना तो पूरी तरह से करंट को प्रभावित करती है और ना ही पूरी तरह से रोकती है। इसे हम अर्धचालक करते हैं। अर्ध का मतलब ही होता है कि आधा काम। चालक का मतलब क्या होता है कि करंट यानी कि पूरे रूप से बहना, और अर्ध का मतलब होता है कि आधा, आधा काम भवा आधा काम नहीं भवा, उसे बोलते हैं अर्धचालक। चीज़ों को समझ चलना है। अब इस, है ना, इसका एग्जाम्पल देख लीजिए। जो इंग्लिश मीडियम से है वो अपना इंग्लिश मीडियम वाले आपका समझते चलना, कोई चीज़ है नहीं, वो जो लिखा है उसी को याद करना पड़ेगा। इसमें कोई भी आपको दिमाग नहीं लगाना होगा, है ना। अब हम चले देखते हैं एग्जाम्पल की बात किया तो उदाहरण लिखना क्या है, सिलिकॉन, जर्मेनियम, है ना, सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया। प्रकार की बात किया जैसे कि भाई साहब पहला प्रकार का हो जाएगा शुद्ध अर्धचालक, बिना किसी मिलावट के होते हैं। कैसा होता है, बिना किसी मिलावट के होते हैं, जिसे आप बोलते हैं डोपिंग। केवल शुद्ध सिलिकॉन या जर्मेनियम बहुत कम चालकता होती है। ये इनके कुछ प्रकार हैं, इन सब प्रकारों को आपको समझ चलना भाई साहब। चलिए देखते हैं यह चीज़ इंग्लिश मीडियम वाले जो अपना है, इन इंग्लिश में जो लिखा है वो अपना लिख देंगे, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। कोई भी चीज़ आपको पैसा होना जो नहीं है। कहते हैं जो दूसरा नंबर क्वेश्चन का लिखा है कि है ना अपविष्ट अर्धचालक, यानी इसमें बाहरी तत्व मिलाए जाते हैं, यानी कि डोपिंग जिसे बोलते हो। डोपिंग से इसकी चालकता बढ़ती जाती है। इसके दो प्रकार होते हैं, यही चीज़ आपको समझना है ना। दो प्रकार होते हैं, चलिए वो बता देता हूँ। बच्चे इंग्लिश मीडियम से अपना इंग्लिश मीडियम के लिए इनके जो प्रकार होते हैं एन टाइप, पी टाइप। क्या है एन टाइप सेमीकंडक्टर, उसमें लिखना क्या है कि इसमें, है ना, इसमें जो एन टाइप है वो 5 गुणसूत्रीय तत्व मिलाए जाते हैं, जैसे कि आर्सेनिक, फास्फोरस। इसमें फ्री इलेक्ट्रॉनिक्स ज़्यादा होते हैं और इलेक्ट्रॉनिक्स, है ना, मेजोरिटी कैरियर्स में होते हैं, है ना। ये चीज़ें करना एन टाइप में सेमीकंडक्टर में, और पी टाइप सेमीकंडक्टर में क्या लिखना है वो देख लेते हैं। लिखा है पी टाइप सेमीकंडक्टर, इसमें लिखना क्या भाई, लिखना है इसमें, है ना, ट्रिवलेंट यानी 3 गुणसूत्रीय तत्व मिलाए जाते हैं, जैसे कि बोरॉन हो गया, गैलियम हो गया। इसमें होल्स रिक्त स्थान ज़्यादा होते हैं, है ना, होल्स मेजोरिटी कैरियर्स होते हैं। ये चीज़ें आपको लिख देना है। चलिए जो बच्चे इंग्लिश मीडियम से अपना इंग्लिश मीडियम वाले अपना लिख देंगे स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। सातों नंबर क्वेश्चन क्या था कि पीएन जंक्शन, है ना, डायोड क्या है, परिभाषा दीजिए। भाई से लिखना क्या है कि पीएन जंक्शन डायोड एक ऐसा अर्धचालक युक्ति है जिसे पी टाइप और एन टाइप से मिलाकर बनाया जाता है। यह धारा को केवल एक दिशा में प्रभावित होने देता है, इसलिए इसे हम, है ना, इसको आपको अच्छे से पढ़ लेना है। पीएन जंक्शन डायोड बहुत इंपॉर्टेंट है। इनका भी मैं आपको चित्र भी दिखाऊंगा, पैसा जो नहीं है होंगे अपना इंग्लिश मीडियम से ऊपर अपना जो भी लिखा हुआ है इंग्लिश मीडियम वाले लिख लेंगे। चलिए अपना, है ना, मतलब किसका जो चित्र है वो चित्र है, देख सकते हो। यहाँ पी टाइप है, यहाँ एन टाइप है, यहाँ कैथोड है, यहाँ एनोड है। चित्र कुछ इस तरीके से बनाना है, जहाँ पर आपको ये लाल दिख रहा है ऐसे आपको बिंदी मार के बनाना है, मतलब जैसे बनाया एकदम एक्यूरेट ऐसे ही बनना चाहिए, ठीक है। फिर इलेक्ट्रॉन्स, है ना, इलेक्ट्रॉन्स लिखना है, इधर होल्स लिखना है, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है ना। जो भी लिखा है जैसे भी लिखा आपको ऐसे ही बना लेना है। ये चित्र बहुत जरूरी है। चलिए इनके निर्माण चलिए देख लेते हैं, थोड़ा संरचना जैसे बोलते हैं। इसमें पी टाइप अर्धचालक जहाँ होल्स अधिशेष होते हैं, एन टाइप अर्धचालक जहाँ इलेक्ट्रॉन्स, है ना, अवशेष होते हैं।
को आपस में जोड़ा जाता है, दोनों की जोड़ पर एक विशेष क्षेत्र बनता है जिससे हम क्या कहते हैं, डिप्लीशन एंड रेजिस्टेंस, शोषण क्षेत्र कहते हैं, है ना, क्या कहते हैं, शोषण क्षेत्र कहते हैं। यही चीज़ जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं वो अपना लिख देंगे, ठीक है। चलिए हम बात कहते हैं बाइसिंग के जो प्रकार हैं, कुछ इनके प्रकार हैं वो लिखते हैं। लिखना क्या है कि फॉरवर्ड बाइसिंग यानी कि सीधा बाइसिंग जिसे बोलते हो, इसमें लिखना क्या है कि पी साइड को पॉजिटिव और एन साइड को नेगेटिव से जोड़ते हैं। फिर लिखना क्या है कि डिप्लेशन रीजन छोटा हो जाता है, करंट आसानी से बहता है, डायोड ऑन हो जाता है ना। इन चीज़ों को आपको अच्छे से लिख लेना और हर एक चीज़ को स्टेप से समझ लेना है। चलिए जो बच्चे इंग्लिश मीडियम से होंगे अपना इंग्लिश मीडियम वाले अपना जैसे लिखा हुआ अपना वैसे लिख लेंगे। अब हमने बता दिया है, अब उल्टा बाइसिंग बताएंगे। कहते हैं उल्टा बाइसिंग में क्या लिखना आपको ध्यान से समझना है। लिखना दूसरा पॉइंट कि पी साइड को नेगेटिव और एन साइड को पॉजिटिव से जोड़ते हैं, है ना। डिप्लीशन है ना, रीजन्स चौड़ा हो जाता है, करंट नहीं बहता है या बहुत कम बहता है, डायोड ऑफ रहता है ना। ये सब चीज़ें आपको याद करना है। चलिए बच्चे इंग्लिश मीडियम से पी साइड कॉन्टैक्ट वगैरह अच्छे से पढ़ लेंगे। कहते हैं जो 8वां नंबर क्वेश्चन का लिखा है आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, जेनर डायोड। जी हाँ, जेनर डायोड में लिखना क्या है, कि परिभाषा में लिखना है जेनर डायोड एक विशेष प्रकार का डायोड है जिसे रिवर्स बायस में कार्य करने के लिए डिजाइन किया गया है। यह निर्धारित वोल्टेज पर ब्रेकडाउन होकर करंट को प्रभावित करता है ना। ये चीज़ आपको समझ लेना है। चलिए इंग्लिश मीडियम वाले के अपना इसका इंग्लिश मीडियम भी तैयार कर लेंगे। जेनर डायोड का कुछ कार्य है यानी कि फंक्शन है, उसमें लिखना क्या है कि रिवर्स बायस में जब वोल्टेज जेनर वोल्टेज से अधिक हो जाता है तब डायोड कंडक्ट करने लगता है ना। इसका मुख्य उपयोग वोल्टेज को स्थिर करने में होता है। चलिए चीज़ इंग्लिश में लिखा है, जो बच्चे इंग्लिश में है अपना इंग्लिश मीडियम से लिख लेंगे, ठीक है। चलिए फिर हम बात करते हैं इनके कुछ उपयोग हैं यानी कि यूजेस जिसे बोलते हो। लिखना क्या है, नंबर एक लिखना है वोल्टेज स्टेबलाइजर होता है ना, ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन होता है, रेगुलेटरी सर्किट होता है ना। चलिए इस क्या होता है भाई सर, वोल्टेज स्टेबलर है ना, ये सब चीज़ें आप जो बच्चे इंग्लिश मीडियम से हैं अपना वो लिख लेंगे। कहते हैं 8वां नंबर क्वेश्चन क्या है, एलईडी क्या है। देखो एलईडी फुल फॉर्म क्या होता है, लाइट इमिटिंग डायोड। 2.5 नंबर क्वेश्चन आता है, 2.5 नंबर में आएगा तो ज़्यादा लिख देगा, अगर 5 नंबर में आएगा तो काफ़ी बड़ा लिखना पड़ेगा। हालांकि 5 नंबर में कभी पूछा भी तो नहीं गया है, लेकिन 2.5 नंबर में पूछा गया है। तो लिखना क्या है, परिभाषा लिखना है एलईडी एक विशेष डायोड होता है जो फॉरवर्ड बायस में कार्य करते हुए प्रकाश उत्सर्जित करता है ना। तो अपना लिखते चलना, तो बस यही क्वेश्चन आपका कंप्लीट होगा। एलईडी क्या है, एलईडी एक विशेष डायोड होता है जो फॉरवर्ड बायस में कार्य करते हुए प्रकाश उत्सर्जित करता है। अब बात करते हैं एलईडी फुल फॉर्म क्या होता है, तो भाई साहब आपके ऊपर लिखा हुआ लाइट इमिटिंग डायोड। हिंदी में क्या बोलते हैं, तो इससे हिंदी में बोलते हैं प्रकाश उत्सर्जक डायोड। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन के लिए क्या है, स्क्रीन पर आपके सामने दिख रहा है भाई साहब। लिखा क्या है कि बीजेटी है ना, ये बॉयलर जंक्शन ट्रांजैक्शन है ना। लिखना क्या है कि बीजेटी एक क्या है, 3 टर्मिनल अर्धचालक डिवाइस होता है जो करंट को नियंत्रित करके वोल्टेज और पावर को है ना एम्पलीफाई करता है। क्या करता है, एम्पलीफाई करता है। तो इसको भी पढ़ना। चलिए जो 10 नंबर क्वेश्चन क्या है, रजिस्टर है ना, ट्रांजिस्टर क्या होता है, ट्रांजिस्टर आखिर क्या होता है। परिभाषा में लिखना क्या है, ट्रांजिस्टर एक अर्धचालक युक्ति है जो सिग्नल एम्पलीफिकेशन है ना, एम्पलीफिकेशन और स्विचिंग के लिए प्रयोग करते हैं। ट्रांजिस्टर क्या है, तो ये चीज़ लिख देना। अच्छा ट्रांजिस्टर के टाइप क्या है, प्रकार क्या है, वो देख लेते हैं, बाकी इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे अपना लिखते चलिए। ट्रांजिस्टर देखो 2 प्रकार का होता है, कौन कौन प्रकार होता है, एक होता है एनपीएन ट्रांजिस्टर, पीएनपी ट्रांजिस्टर। लेते हैं अच्छे से एनपीएन ट्रांजिस्टर। जी हाँ, एनपीएन ट्रांजिस्टर जो अभी चित्र भी दिखाऊंगा, इसमें लिखना क्या है, सच नाम है कि एनपीएन ट्रांजिस्टर में 2 एन टाइप अर्धचालक के बीच एक पी टाइप अर्धचालक होता है। इसमें 3 टर्मिनल होते हैं, इमीटर, बेस और है ना कलेक्टर। एनपीएन बता दिया। अब इनको हम देख लेते हैं चित्र। एनपीएन ट्रांजिस्टर का जो चित्र है आपका, ये चित्र रहा मेरे भाई, यही चित्र मेन है। ये बनाओ चाहे ना बनाओ, ठीक है, तो समझाने के लिए था आपको। दुख बताओ क्या क्या लिखना होगा, एन पी एन लिख देना है सिंपल तरीके से, है ना, एन और पी एन लिख दिया है। जैसा कि एन के टाइप क्या होता है, एमीटर होता है, एन के टाइप क्या होता है, कलेक्टर होता है, ठीक है ना। जैसा कि वी बी ई है ना, बेस होता है, यहाँ पर आई बी होता है, आई सी होता है, और ये अपना हो जाएगा आई ई बराबर हो जाएगा आई बी प्लस आई सी। ये सूत्र होता है ना, मतलब इसके इक्वल होता है। ट्रांजिस्टर का जो अपना चित्र है वो देख सकते हो, यहाँ पर पी है, पी टिप क्या होता है, एमीटर, पी पे इधर क्या होता है, कलेक्टर होता है, एन पे क्या होता है, बेस होता है। इतना आपको लिख लेना है भाई साहब बस। बाकी तो जो ज्ञान है उसको क्या है लिखा है कि है ना MOSFET यानी कि मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। परिभाषा दीजिए। लिखना क्या, यह एक विशेष प्रकार का इफेक्ट होता है जिसमें गेट और चैनल के बीच में इंक्लूडिंग लेयर ऑक्साइड लेयर होती है ना। यह डिजिटल और एनालॉग दोनों सर्किट में सबसे अधिक प्रयोग किया जाता है। इंग्लिश मीडियम के अपना इंग्लिश मीडियम लिख लेंगे। फिर हम बात करते हैं इनके कुछ मुख्य भाग होते हैं, मेन पार्ट क्या है वो देख लेते हैं। इफेक्ट का मुख्य जो भाग है वो क्या लिखना है, जैसे कि स्क्वायर जहाँ से करंट आता है,
फिर लिखना है भाई साहब ड्रेन यानी जहाँ से करंट बाहर जाता है। फिर लिखना है गेट यानी कि यह कंट्रोल टर्मिनल होता है। गेट मतलब क्या होता है ना, अरे कंट्रोल टर्मिनल। फिर लिखना क्या है इन इंग्लिश यानी कि सिक्योर। इसमें क्या करना है, इसको भी आपको समझ लेना है। ये सब चीज़ें आपको मैंने बता दिया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं भाई साहब, इंपॉर्टेंट है। अभी हम और भी बताएंगे। कहते हैं यूनिट सेकंड के, चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता देता हूँ F3 पर लेके। अभी इसके बाद यूनिट तीसरे का बताऊंगा, यूनिट 4 का बताऊंगा, यूनिट 5 का बताऊंगा, यूनिट 6 का बताऊंगा, सब कुछ बताऊंगा बिल्कुल डिटेल में। तो पूरा भी देखना, वीडियो को भगाना नहीं है ना, जितना बता दूंगा उतना पढ़ लो बस। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए एमीटर क्या होता है, जी हाँ, इसमें पहला क्वेश्चन क्या है यूनिट सेकंड का F3 में, एमीटर क्या है, ये क्वेश्चन आ सकता है ना, टिप्पणी पर आ सकता है। तो लिखना क्या है कि एमीटर एक ऐसा यंत्र है, एमीटर एक ऐसा यंत्र है, इंस्ट्रूमेंट है ना, है जिसका उपयोग विद्युत धारा है ना, इलेक्ट्रिक करंट को एम्पियर है ना में मापने के लिए किया जाता है। एमीटर क्या है, इसका इलेक्ट्रिक करंट के मापने के लिए किया जाता है एमीटर का प्रयोग। तो ये आपको छोटा डिफरेंशन लग देना है, बिल्कुल 2.5 नंबर क्वेश्चन है। जो बच्चे इंग्लिश मीडियम वाले होंगे वो इंग्लिश मीडियम वाले अपना लिखते चलेंगे, ठीक है। मैं केवल हिंदी मीडियम वाले को, हिंदी बच्चों वालों के लिए मैं ध्यान दे रहा हूँ। जो इंग्लिश मीडियम से होंगे वो अपना नोट करते ऑटोमेटिक चलेंगे। एमीटर का कार्य क्या है, मतलब फंक्शन क्या 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 है वो बताना पड़ेगा। फिर लिखा क्या है कार्य, जी हाँ, इसमें क्या लिखना है, फंक्शन में लिखना क्या है, या किसी परिपथ यानी कि सर्किट में बहने वाली करंट की मात्रा को दर्शाता है। फिर लिखा है इसका उपयोग इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों प्रकार के सर्किट में किया जाता है ना। तीसरा पॉइंट क्या है, एमीटर को हमेशा सर्किट में सीरीज में जोड़ाता है। मतलब एमीटर को हमेशा सर्किट में कैसे जोड़ा, मतलब ये एमीटर को हमेशा सर्किट में सीरीज में जोड़ाता है, मतलब स्टेप बाय स्टेप जोड़ा जाता है, सीरीज में जोड़ाता है, ताकि पूरा करंट उसके अंदर से होकर गुजरे और सही माप मिल सके। मतलब सीरीज में जोड़ाता है ना एमीटर को। ये चीज़ इसका लिख देना, फंक्शन है। अगर तुम 2 ही फंक्शन लिखते हो ना तब भी नंबर मिलेगा, ठीक है। चलिए कुछ मतलब जो बच्चे इंग्लिश मीडियम से हैं वो अपना इंग्लिश मीडियम से अपना लिख लेंगे, बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। और एक बात और बताना चाहूँगा आपको, क्वेश्चन क्या, वोल्ट मीटर। जी हाँ, वोल्ट मीटर में लिखना क्या है कि वोल्ट मीटर का परिभाषा क्या लेना है। वोल्ट मीटर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जिसका उपयोग किसी विद्युत सर्किट के 2 बिंदुओं के बीच वोल्टेज विद्युत विभवांतर को मापने के लिए किया जाता है। जी हाँ, वोल्ट मीटर कहलाता है। जो बच्चे इंग्लिश मीडियम से हैं इंग्लिश मीडियम लिख लेंगे, हिंदी मीडियम वाले हिंदी मीडियम लिख लेंगे। एक बात और बताना चाहूँगा, कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है एग्जाम पेपर में, ठीक है। सभी क्वेश्चन को पुटअप करना, 20 से 25 पेज भरना है, तभी नंबर अच्छा खासा मिल पाएगा, पास आराम से हो जाओगे। जितना बता रहा हूँ अगर इतना पढ़ रखे हो तो, नहीं पढ़ रखे तो पढ़ लो, क्योंकि समय बहुत बिल्कुल कम बचा है, ठीक है। अगर पढ़ रखे हो तो भाई साहब पास तो हो ही जाओगे, है ना। जो क्वेश्चन नहीं आता है उसको भी लिखना, लेकिन लिखना जरूर, है ना। चलिए जो मात्रक है यानी जिसे आप बोलते हो यूनिट, यूनिट क्या क्या है देख लीजिए। कभी माप वोल्ट मीटर है ना, सॉरी कभी माप मिली वोल्ट या किलो वोल्ट में भी किया जाता है ना। इसका जो वोल्ट है इसका मात्रक होता है वोल्ट होता है। वही लिखा है कभी माप जो होता है वो मिली वोल्ट या फिर किलो वोल्ट में मापा जाता है ना। तो बस सिंपल इसका मात्रक। चलिए एक्शन कहाँ होता है भाई साहब, वही लिखा है वोल्ट मीटर को हमेशा सर्किट में पैरेलल यानी कि समांतर में जोड़ा जाता है उस भाग के साथ जिसका वोल्टेज मापा या मापना होता है। बिल्कुल सिंपल है, कनेक्शन मतलब होता है किसी चीज़ को जोड़ना, सर्किट के तार से जोड़ना, है ना। और पैरेलल मतलब समांतर, तो वोल्ट मीटर को हम समांतर क्रम में जोड़ देते हैं किसी सर्किट में, ऐसे बना के लिख सकते हो, सिंपल बात है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जो बच्चे इंग्लिश मीडियम से हैं इंग्लिश मीडियम लिख लेना है। मैं बार बार बोल रहा हूँ क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, ठीक है, सब क्वेश्चन को लिखना है भाई साहब। चलते हैं यूनिट सेकंड के जो तीसरा नंबर क्वेश्चन है। देखो यूनिट सेकंड हो गया हो चाहे यूनिट फर्स्ट हो, इसमें क्वेश्चन आपको बहुत सारे मिल जाएगा, लेकिन मैं जो क्वेश्चन बता रहा हूँ ना वो इंपॉर्टेंट है और बहुत कम बता रहा हूँ ताकि तुम लोग उतना पढ़ लो बस। लिखना क्या है वाट मीटर। और जो बच्चे मतलब की तैयारी से कर रखे हैं उनको वीडियो देखने का कोई मतलब नहीं, किसी का वीडियो मत देखो, केवल ओनली रिविजन पर लग जाओ। अब फालतू वीडियो मत देखो यूट्यूब पर, केवल रिविजन करो। जो बच्चे नहीं तैयारी कर रखे हैं, जिनको घबराहट में से होते हैं, वो तरह तरह की वीडियो यूट्यूब पर देखते रहें, जैसे कि मेरे चैनल पर देख लो, और भी किसी का मन करे सर्च करते रहो, तो फायदे में रहोगे। ये तरीका होता है पढ़ने का। और जिन बच्चों को तैयारी अच्छे से हो चुकी है, जिन्होंने नोट वगैरह बना लिया है, तो उनको पैसा जो नहीं है। जिन्होंने कुछ नहीं बनाया है, वो बहुत ऐसे बच्चे हैं जॉब करते रहते हैं, अचानक याद आता है अरे पेपर है यार आप लोग पढ़ रहे, तो ऐसे बच्चों के लिए ये वीडियो रामबाण है। इतना पढ़ लें समझो पास आए, ठीक है, ऐसा मेरा कहना है और इस तरीके से मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। लिखना क्या है वाट मीटर, इसमें परिभाषा हो जाएगा डिफिनेशन। वाट मीटर एक ऐसा मापक यंत्र है जिसका उपयोग किसी विद्युत सर्किट में विद्युत शक्ति यानी इलेक्ट्रिक पावर को वाट है ना वाट में मापने के लिए किया जाता है। सिंपल सी बात भाई साहब।
जो बच्चे इंग्लिश मीडियम से हैं वो अपना निपटा लेंगे नीचे। अच्छा, वाट मीटर की मात्रक क्या होता है, जैसे यूनिट बोलते हो, इनका उपयोग कहाँ कहाँ होता है वो चलिए देखते हैं। मात्रक है, यूनिट जो है, इसका यूनिट में लिखना क्या है भाई, आपको ध्यान से समझ चलना है। यूनिट जो यूनिट है आपका लिखना क्या है, इसका होता है शक्ति। शक्ति का पावर इकाई वाट होता है ना। उपयोग की बात किया तो उपयोग में लिखना क्या है, उपयोग तो इनके बहुत सारे हैं, लेकिन आपको केवल 2 उपयोग याद करना है ताकि आपको जल्दी याद करने समय भी कहाँ बचा ना यार, इसलिए तुमको थोड़ा कम कम याद कर लेना तो उससे फायदे मिलोगे। मतलब लिखोगे तभी तो नंबर मिलेगा ना, तो कहें तो लिखो तो जरूर यार। चलो कोई ना, पहला पढ़ने का है इलेक्ट्रिकल मशीनों की शक्ति मापने के लिए, है ना, इंडस्ट्रियल वर्कशॉप में लोड की जांच करने के लिए, है ना, इन चीज़ों को लिख देना। क्या हुआ है इन इंग्लिश, मतलब इन इंग्लिश में ये होता है कि बहुत बच्चे जो हिंदी मीडियम वाले हैं वो छोड़ करके जो बच्चे इंग्लिश मीडियम वाले हैं उसको देख लेना। चलिए हम बात करते हैं कि डिजिटल, है ना, डिजिटल मल्टीमीटर क्या होता है, इसको मैं चित्र भी दिखाऊंगा। डिजिटल मल्टीमीटर क्या होता है, B2P, इसका भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लिखना क्या है कि डिजिटल मल्टीमीटर, है ना, एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो विभिन्न विद्युत राशियों जैसे कि वोल्टेज, करंट और प्रतिरोध को डिजिटल रूप में मापने के लिए उपयोग किया जाता है ना। इसमें एक डिजिटल डिस्प्ले यानी LCD या फिर LED होता है ना, होता है। अब इनका हम चित्र दिखाऊंगा, चित्र आप देख लेना तो कुछ ज़्यादा समझ में आएगा कि हाँ भाई डिजिटल मल्टीमीटर किस तरीके से होता है ना, तो चित्र देखना जरूरी है। चलिए तो पहले तो आपने इसको नोट करना। चलो इंग्लिश मीडियम से वो अपना नोट कर लेंगे। अब हम इसका चित्र दिखा देते हैं, चित्र कैसा होता है। तो आपका चित्र मेरे भाई कैसा है, आपका चित्र कुछ इस तरीके से होगा। आपने इलेक्ट्रिकल की दुकान पर देखा होगा, अक्सर आपने जहाँ पंखे वंखे बनते हैं ना वहाँ पर देखते होंगे इसको, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, चित्र नहीं बनाना तुम्हें वहाँ पर, चित्र कहीं नहीं बनाना भाई, चित्र बनाने चक्कर में बनाना है क्योंकि समय नहीं बचा है। चित्र तुम्हें नहीं बनाना, केवल क्वेश्चन का आंसर दो बस, ठीक है। बाकी मैं तो समझाने नहीं बता रहा हूँ कि ऐसा चित्र आपको देखने को मिलता है, ये प्लस के लिए मैथ्स के लिए, है ना। बाकी और दिक्कतें नहीं आनी चाहिए, है ना, मैंने बता दिया भाई साहब। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो वो उसका नाम क्या है, CRO। इसको फुल फॉर्म कहता है कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई साहब, बहुत। परिभाषा का कहना है कि CRO एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक यंत्र है जिसका उपयोग वोल्टेज सिग्नल के समय के साथ बदलते हुए रूप को स्क्रीन पर दर्शाने, मापने और विश्लेषण ठीक करने के लिए किया जाता है। ये लिख देना है। और थोड़ा समझाऊंगा, इनका चित्र भी दिखाऊंगा, वीडियो को पूरा देखो। यह हमें यह दिखाता है कि किसी सिग्नल की आकृति, शेप, आवृत्ति, आयाम, समय अवधि, मतलब समय में टाइम पीरियड जिसे बोलते हो, आदि क्या है ना। ये चीज़ों को आपको समझ चलना है। CRO क्या है, तो CRO का फुल फॉर्म होता है कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। भाई साहब जितना जरूरी है आपके शरीर में खून है ना, ब्लड, उतना जरूरी ये F-33 में ना ये कैथोड है, यानी कि CRO। इसको जरूर से जरूर पढ़ना। और चित्र भी अभी दिखाऊंगा, है ना, चित्र भी बना लिया जाता है, तो चित्र को बना लेना आपको। बाकी जो बच्चे इंग्लिश मीडियम से वो अपना लिख लेंगे। सिंपल है यार, पढ़ना तो देखो पड़ेगा, तुम्हें याद तो करना ही पड़ेगा ना, उसमें तुम्हें कहीं भागने पाओगे। सब बच्चे पढ़ते हैं यार, हम भी खुद याद करके पेपर देते हैं भाई, बिना याद करके कुछ होने वाला थोड़ी ना है। चीज़ों समझो यार, जो चीज़ें है तो वो चीज़ है भाई, खुलेआम बोलता हूँ मैं। तो ये भी बोलता हूँ जो बच्चे पढ़ रखे हैं वो मत देखें वीडियो, टाइम क्यों बर्बाद कर रहे हो भाई साहब। जो बच्चे नहीं देखें वही देखे ना, जिनको तैयारी नहीं कर पाए वो नहीं देखे ना, समझो बात को। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन क्या, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप का संरचना चित्र क्या होता है। बहुत सिंपल तरीके से बता रहा हूँ, देखो चित्र कुछ इस तरीके से होता है, ऐसे चित्र आपको बना लेना है, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, K होता है, यहाँ P है, यहाँ पे है ना क्या है, प्रतिदीप्त पर्दा है ना। ये जो ऐसे ऐसे है ना वो क्या है, ये है चालक पेंट है ना। प्लेटें देखो लगा है, X X लगा है, Y लगा है, A1 A2 A3 G। अब इसको हम तुम्हें कैसे बताएं, बताओ। इसको तुम्हें पढ़ना पड़ेगा, इसको 2-4 बार रफ में लगाओगे, बनाओगे, है ना, आंखें मूंद करके, तो ऑटोमेटिक आपके दिमाग में आ जाएगा। आपको सबसे पहले देखो पढ़ना क्या है, मैं तुम्हें एक क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ। पहले आपको याद करना है कैथोड रे ऑसिलोस्कोप क्या होता है ना, ये पता लिख याद करना है, जैसा कि मैंने बताया ऊपर वाले क्वेश्चन में। फिर एक पॉइंट और याद करना है, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप का चित्र आपको ये लिख देना, बस समझ में आ जाएगा। अब इनका कुछ प्रिंसिपल है, यानी कार्य सिद्धांत है, उसको समझना होगा। वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, यानी कार्य सिद्धांत है, कार्य सिद्धांत भी लिखना पड़ेगा। कुछ इनके उपयोग भी हैं, उपयोग भी लिखना पड़ेगा, क्योंकि पूरा 5 नंबर में आता है, तो मजाक तो करना नहीं है भाई, सब पूरा लिखना पड़ेगा। चलो, है ना, 2 नंबर में आएगा तो 2.5 नंबर में, अगर 2 या 2.5 नंबर पूछता है तो CRO क्या यही पूछ लेंगे। अगर 5 नंबर में आता है तो भाई साहब कार्य सिद्धांत उपयोग से लिखना पड़ेगा। चीज़ों को समझ चलना है। लिखना क्या है कि यह नंबर लेना है, कैथोड से इलेक्ट्रॉनों की बीम निकलती है। दूसरा पढ़ना कि यह बीम Y और X प्लेट, है ना, प्लेट्स के बीच से गुजरती हैं। फिर तीसरा पढ़ना इन प्लेट्स के माध्यम से सिग्नल को ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज हॉरिजॉन्टल, है ना, दिशा में डिफ्लेक्ट होती है, किया जाता है। चौथा क्वेश्चन क्या है, फास्फर, है ना, फास्फर को थर्ड स्क्रीन पर यह बीम जाकर सिग्नल को या का ग्राफ बनाती है। ये चीज़ें आपको लिख देना भाई साहब। चलिए
इंग्लिश जो लिखा हुआ है, इंग्लिश जो भी लिखा हुआ है अपना पढ़ लेना है ना। चलिए, तो जो उपयोग होता है, उपयोग में पहला पॉइंट लिखना है कि भाई साहब इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की जांच यानी चेकिंग इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स। फिर लिखना है कम्युनिकेशन सिस्टम एनालाइज। फिर लिखना है हार्ट बीट यानी ईसीजी मापने के लिए। फिर लिखना है टीबी और रेडियो टेस्टिंग के लिए। फिर लिखना है लैब प्रयोग में उपयोग। ठीक है, चलिए क्या है मुख्य उपयोग में क्या लेना है भाई साहब, इनका जो मेन यूज है क्या है, जैसे एसी और डीसी सिग्नल को ग्राफ के रूप में दिखाना होता है ना, सीआर उपयोग करता है। ग्राफ में जब कोई चीज़ दर्शाया जाता है ना, तो एसी डीसी सिग्नल को सीआरओ की मदद से दर्शाया जाता है। तो ये तो फायदे इसका उपयोग है। तो जब 5 नंबर में आएगा तो आपको उपयोग क्या क्या लिखना पड़ेगा, उपयोग लिखना पड़ेगा और कार्य लिखना पड़ेगा, क्या क्या लिखना पड़ेगा, कार्य भी लिखना पड़ेगा। ठीक है, और चित्र भी बनाना पड़ेगा। तो 5 नंबर में आता है, तो अगर सीआरओ क्या है फुल फॉर्म लिखिए तो आप 2-3 नंबर आएगा तो निपटा दोगे। बाकी 5 नंबर आएगा तो पूरा चित्र सहित लिखना पड़ेगा, है ना। तो चीज़ों को समझ चलना है। तो मैं तो ये कहूँगा, तो 5 नंबर अगर पूरी तैयारी करते हो तो जाहिर सी बात है कि हाँ 2-3 नंबर में आराम से आ जाएगा। और मैं लिख के देता हूँ कि सीआरओ जरूर आएगा। ठीक है, ये आता रहा शुरू से सीआरओ, ये पहला ऑप्शन लिख देना है। फिर क्या लिखा, फ्रीक्वेंसी वोल्टेज और टाइम पीरियड मापना। फ्लॉट फाइंडिंग होता है, आईडू टीवी रेडियो सिग्नल का विश्लेषण करना, डिजिटल व एनालॉग सिस्टम का परीक्षण करना। जो बच्चे इंग्लिश मीडियम से हैं, जैसा कि मैंने नीचे लिखा रखा हूँ डिस्प्ले एसी एंड डीसी सिग्नल एस ग्राफ्स, तो वो बच्चे अपना इंग्लिश मीडियम वाले पढ़ लेंगे। अब आपका यूनिट मेरे भाई जो सेकंड हुआ, मैंने क्या बोला, आपका जो यूनिट सेकंड हुआ वो भी संपूर्ण हो चुका। अब हम चलते हैं यूनिट थर्ड की तरफ। हम कहते हैं यूनिट तीसरा जो है आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है, क्या यूनिट तीसरा का जो नाम क्या है, डिजिटल वाला। जो इसके भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कुछ आपको गेट वगैरह वो बताऊंगा। लिखा हुआ है एंडला के नियम क्या होते हैं, ओरला के नियम क्या होते हैं, ठीक, क्रम विनिमय के नियम क्या होता है, सहचर के नियम क्या होते हैं। ये यूनिट तीसरा शुरू कर दिया हूँ, यूनिट सेकंड और फर्स्ट बता दिया हूँ, यूनिट तीसरा पाता हूँ। अब इसके बाद यूनिट 4, यूनिट 5, यूनिट 6 सब बताऊंगा। परेशान होने जो नहीं, वीडियो क्लिक करो तो आराम देखो, बिल्कुल बिंदास होकर के देखो। एक वीडियो में पूरा एफएफएल कंप्लीट हो जाएगा, इसके बाहर कुछ भी नहीं तैयार करना भाई साहब। इन्हीं की रिवीजन कर लो, बस अंधाधुंध फायरिंग करके आना है तुम्हें। ठीक है, चलो इनको पहले समझते हैं। हाँ, लिखा है एंडला के नियम लिखिए। पहली बात तो ये मेरे चैनल का नाम है तिवारी क्लास सिस्टम, यही नाम से इंस्टाग्राम आईडी है, यही नाम से स्नैपचैट आईडी है। ठीक है, तो कहीं भी आप चलाते हो तो फॉलो वगैरह कर लेना। ठीक है, अपने भाई को। लिखा क्या है, एंडला के नियम। देखो a इंटू जीरो इजकल टू क्या हो जाएगा 0, a इंटू 1 इजकल टू क्या हो जाएगा 1। अगर a को 0 से गुणा करते हो तो 0 हो जाएगा, एक 1 से गुणा करते हो तो 1 हो जाएगा। लेकिन अगर a इंटू a करते हो तो a हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ समझ चलना है। a इंटू a ऊपर डैश है तो वो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ये चीज़ तुम्हें कैसे पता करना, पता इसका कोई लॉजिक आज तक कोई भी टीचर निकाल नहीं पाया। इसका लॉजिक एक ही है कि बार बार तुम्हें प्रैक्टिस करना पड़ेगा। कहाँ पर, रफ पर आप लगाते जाइए, आपका ऑटोमेटिक आ जाएगा। अभी कुछ एंड गेट, नोट गेट, और गेट, एक्स और गेट वो भी बताऊंगा। ये 5 नंबर में आते हैं पूरा। ठीक है, पूरा इसका किट है। चलो, ये एंड के नियम क्या होते हैं, तो आपको ऐसे ही पढ़ना कि भाई a इंटू अगर 0 तो 0 हो जाएगा, a इंटू 1 है तो 1 हो जाएगा, है ना। एक चीज़ बताना चाहूँगा, एंड गेट में क्या होता है, गुणा होता है, इंटू होता है, और गेट में क्या होता है, प्लस होता है। ये चीज़ तो मैं बताने आ रहा हूँ बस। चलो, मेरा कहना क्या समझ रहे हो ना, समझ क्या रहे हो। एंड गेट में क्या होता है, एंड गेट में क्या होता है, इंटू मतलब गुणा होता है। अभी जो इसके बाद वाला आएगा और गेट, उसमें सॉरी और लॉ आएगा, यानी और लॉ में क्या होता है, प्लस होता है। क्या लिखा, और लॉ के नियम। जी हाँ, और का मतलब क्या होता है, प्लस, यानी और मतलब होता है और, ठीक, औरत होता है। औरतें करते क्या है कि एक चीज़ों को दूसरी चीज़ों में जोड़ती हैं, मतलब और लॉ का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर जोड़ना। a प्लस 0 तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर a प्लस 0 करेगा तो यहाँ पर a हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर a प्लस 1 है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। a प्लस a है तो यहाँ a हो जाएगा, a प्लस a डैश है तो यहाँ n हो जाएगा। ये चीज़ें आपको तभी आएंगी जब आप प्रैक्टिस करोगे, रफ में बार बार लगाओगे, 4-5 दिन लगाओगे, ऑटोमेटिक आ जाएगा। ठीक है, तो भाई साहब और में क्या होता है, और में प्लस होता है, a प्लस 0 का जगह a हो जाएगा। चलिए अब हम कहते हैं अगला पॉइंट क्या है, क्रम विनिमय। इसमें लिखना क्या भाई, देख सकते हो आपके स्क्रीन पे लिखा हुआ है कि देखो क्रम मतलब होता है नंबर से, और विनिमय मतलब कहता है कि नंबर वाइज जोड़ दो। देखो a प्लस बी है तो भाई साहब b प्लस ए हो जाएगा, a इंटू बी है तो b इंटू ए हो जाएगा। इसको तो मैं किसी भी तरीके, ये देखो जानते हो कैसे, मैंने इसको खुद पेपर में लिख के गया था। इसका एक ही फंडा है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। बार बार रफ पे लगाओगे ना, बार बार रफ पे लगाओगे, ऑटोमेटिक तैयार हो जाएगा। तो परेशान जो नहीं है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सीआरओ है, सीआरओ पढ़ लेना भाई साहब, बार बार बोल रहा हूँ। चौथा नंबर क्वेश्चन है सहचर के नियम। जी हाँ, क्रम विनिमय नियम बता दिया है ना। और सहचर नियम क्या कहता है, a प्लस बी, है ना, ब्रैकेट के अंदर प्लस सी अगर है तो वो क्या हो जाएगा, a प्लस बी हो जाएगा एक बार, फिर a प्लस का सी हो जाएगा, फिर a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। यानी कि सहचर मतलब होता है सब में भाग लेना। सहचर मतलब क्या होता है, भाग लेना, सब में भाग। देखो a है ना, a सब में भाग लिया, a प्लस बी हो गया प्लस सी, यानी a प्लस बी प्लस सी, यानी सब में भाग ले लिया। a इंटू बी इंटू सी है तो अगर क्या हो जाएगा, a इंटू बी हो जाएगा और सी हो जाएगा, फिर आखिर में क्या हो जाएगा, a बी सी हो जाएगा। तो सहचर मतलब कहता है सब में भाग लेना।
चीज़ों समझ गए ना। चलिए तो जो 5 नंबर क्वेश्चन क्या है, वितरण के नियम। जी हाँ, इसमें लिखना क्या है भाई, वो भी बताऊंगा, पूरक के नियम भी बताऊंगा, डी मार्गन की विधि का नियम भी बताऊंगा, एंड गेट की सत्य तालिका बनाइए तथा उसको समझाइए, उसको भी बताऊंगा। पैसा जो नहीं है। चलिए क्वेश्चन कुछ लगा, वितरण एवं पूरक नियम। मैंने क्या बोला, वितरण एवं पूरक नियम। उसमें लिखना क्या है कि भाई साहब वितरण के नियम क्या कहता है कि यानी कि वितरण होता है बिखर जाना, फैल जाना। जैसे कि आप कहीं एक्सीडेंट होता है तो क्या होता है, आदमी बिखर जाता है, यानी कि वितरण मतलब बट जाना। जैसे ए इंटू ब्रेकर के अंदर क्या है, ब्रेकर के अंदर क्या है, बी प्लस सी, तो क्या हो जाएगा, एक बार ए इंटू बी हो जाएगा, फिर एक बार क्या हो जाएगा, ए इंटू सी हो जाएगा। तो यहाँ पर सी हो जाएगा, है सॉरी यहाँ पर देखो नहीं लिखा ना, ये चीज़ लिख देना बस, ए इंटू का जगह सी हो जाएगा, ये भी कंप्लीट। फिर एक बार लिखना है ए प्लस बी इंटू सी, ए प्लस बी इंटू सी, इसमें क्या हो जाएगा, एक बार हो जाएगा ए प्लस बी के साथ में, एक बार हो जाएगा ए प्लस सी के साथ में। ठीक है, जैसा कि स्क्रीन पर आप देख रहे हो भाई साहब, यही आपको कर देना है बस। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं जो ख नंबर क्वेश्चन क्या है, जिसका नाम है पूरक का नियम। जी हाँ, इसमें लिखना क्या है, अगर जीरो के ऊपर है ना, मतलब कि डैश है तो वो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 1 के ऊपर अगर है मेरे भाई तो वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना। इन चीज़ों को आपको समझ चलना है। फिर यदि ए बराबर 0 हो तो तब ए डैश बराबर का जगह 1 हो जाएगा। यदि ए बराबर 1 है तो ए डैश बराबर का जगह 0 हो जाएगा। ये सब चीज़ें आपको ना पता है, प्रैक्टिस के ऊपर ही निर्भर है। प्रैक्टिस करोगे बार बार तो ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। अब हम देखते हैं गेट क्या होता है। गेट कहते हैं एंड गेट के सत्य तालिका। मेरा कहना क्या है, एंड गेट के सत्य तालिका कैसे लिखना, आपको हेडिंग डाल देना एंड गेट, है ना। एंड गेट की सत्य तालिका लिखना क्या है, एंड गेट वह गेट है जिसकी आउटपुट एक तभी होती है जब उसकी सभी इनपुट एक होती है। एंड गेट का जो बुलियन समीकरण क्या होता है, वाई बराबर क्या होता है, ए इंटू बी होता है, जहाँ ए क्या है और बी क्या है, इनपुट राशियाँ हैं, वाई क्या है, आउटपुट मतलब बाहर है। वाई देखो बाहर नहीं, बाहर है तो बाहर हो जाएगा। जैसे कि यहाँ का जगह ए हो जाएगा, सॉरी ए हो जाएगा, बी हो जाएगा, है ना। देखो ये चित्र जरूर बनाना है, सिंबल है, वाई बराबर का जगह ए इंटू बी हो जाएगा। ये चित्र भी बना लेना, है ना, ये भी बना लेना, चित्र बना लेना। और ये जरूरी है भाई साहब, ये ट्रूथ टेबल है, मतलब ट्रूथ टेबल जरूर बनाना बहुत जरूरी है। ए बनाना, बी बनाना, इनपुट में आउटपुट में वाई बराबर का जगह ए इंटू बी हो जाएगा। 0 को 0 से गुणा किया तो 0 हो गया, 0 को 1 से गुणा किया तो 0 हो गया, 1 को 0 से गुणा किया 0 हो गया, 1 से 1 को गुणा किया तो 1 हो गया। ये क्यों ऐसे हो गया पता है, क्योंकि वाई बराबर का लिखा है ना, वाई बराबर का लिखा है, आप देख सकते हो वाई बराबर का लिखा है कि भाई साहब ए इंटू बी, नहीं ए के मान को बी के मान से इंटू कर देना, है ना। चलिए क्या है, नोट गेट को समझाइए। जी हाँ, नोट गेट क्या है, फिर नोर गेट के सत्य तालिका, फिर ननद गेट क्या है, इन चीज़ों को समझ लीजिए। ये चीज़ें तभी आएंगी जब आप प्रैक्टिस करोगे। लिखा क्या है, नोट गेट को समझाइए। लिखना क्या है, नोट गेट को इन्वर्टर गेट भी कहा जाता है। नोट गेट है ना, इनपुट को इन्वर्टर करता है ना, कर देता है। ये सिंबल रहा आपका, ए लिखा है, फिर वाई वाई कर देगा, ए डैश हो जाएगा ऊपर। फिर ये आपका ये चित्र मन करे तो ना बनाना, ये चित्र लेकिन जरूर बनाना, है ना। और ये टेबल जरूर बनाना, टेबल बहुत जरूरी होता है, टेबल का नंबर मिलता है। इनपुट में लिखना क्या है, ए और ए लिखना है, ए में लिखना क्या है 0 1, वाई में क्या लिखना है 1 0, यानी कि एक दूसरे का अपोजिट। ठीक है, ये चीज़ें आपको कर देना है और बार बार प्रैक्टिस करोगे तो ऑटोमेटिक आ जाएगा। वही तो लिखा है कि नोट गेट को, वही तो लिखा है नोट गेट को इन्वर्टर गेट भी कहता है। नोट गेट क्या कहा जाता है, इन्वर्टर गेट कहता है। नोट गेट इनपुट को इन्वर्टर कर देता है ना, ठीक है ना। क्या लिखा है, नोर गेट, NOR, नोर गेट में क्या लिखना है भाई साहब, नोर गेट को सत्य तालिका में क्या बना कर लिखना है कि नोर गेट को OR ऑपरेशन तथा नोट ऑपरेशन को संयुक्त करके बनाया जाता है। ठीक है, और गेट के पश्चात नोट गेट लगने पर नोर गेट प्राप्त होता है। ये आपका सिंबल था, सिंबल अपना बना लेना। मेरा कहना क्या है, जो अपना सिंबल है, चित्र है, जो आपका ये हो जाएगा, और गेट वाला और नोर गेट वाला चित्र बनाना। इसको मत बनाना, ठीक है, ये मत बनाना इतना, ये टेबल जरूर बनाना है ना। टेबल को बार बार लगाओगे, बार बार चित्र को पढ़ोगे तो ऑटोमेटिक टेबल अपना आ जाएगा। चलिए क्या आता है, ननंद गेट। इसमें लिखना क्या है, देखो इसमें तुमको कुछ चीज़ समझाऊंगा। लिखना क्या है, ननंद गेट को एंड और नोट गेट को जोड़ कर बनाया जाता है। ठीक है, अर्थात ननंद गेट के पश्चात नोट गेट के लगाने पर परिणामी जो होता है वो ननंद गेट के प्राप्त होता है। ए लिखा है, बी लिखा है, ए इंटू बी हो जाएगा, फिर वाई बराबर हो जाएगा ए इंटू बी, ऊपर डैश लग जाएगा। ये दोनों चित्र बनाना है, इसको मन करे तो ना बनाना, लेकिन इसको जरूर लिखना है। ये टेबल जरूरी होता है, टेबल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। टेबल से पता चल जाता है कि तुम सही लिखो नहीं लिखो, तो टेबल जरूर बनाना, क्योंकि टीचर टेबल ही चेक कर देता है और चित्र चेक कर देता है, इसको ध्यान नहीं देता है। ये तो एक सिंबल देगा, इसको मतलब चेक करना पड़ता है, मेन ये है, मेन ये है, मेन ये है। तो इसको ये तभी आएगा जब आप प्रैक्टिस करोगे। ऐसा नहीं है कि जैसे अरे छोड़ो यार, ये तरह नहीं होता काम भाई। आप रफ बनाओ, रफ उठाओ। ये कुछ गेट हैं, ननद गेट, नोर गेट, एक गेट, ये फिक्स हैं, फिक्स क्वेश्चन है, इनका आना है तो होता है। तो भाई साहब इन पर थोड़ा ध्यान दे लो, बाकी कोई बात नहीं है, आप पेपर के बाद छोड़ देना। चलिए हमने क्वेश्चन लिखा है, एक्स और गेट को समझाइए। जी हाँ, लिखना क्या है, एक्स और गेट हो गया, एक्स नोर गेट हो गया, इसको चलो समझते हैं।
और कैसी वीडियो चाहिए वो कमेंट कर देना। बाकी चलिए इसको मैं बताता हूँ। अभी आपको मैं अगला भी पॉइंट बताऊँगा, यूनिट 4 भी बताऊँगा, पूरा देखना। लिखा है एक्स और गेट में लिखना क्या है, ये देख सकते हो कि एक्स और गेट जैसे एक्स और जिसे है ना, जिसे XOR गेट भी कहा जाता है, बेसिक गेट नहीं कहा जाता है। किंतु बेसिक गेटों की जो सहायता से बनाया जा सकता है। 2 इनपुट वाले XOR गेट का आउटपुट तभी लॉजिक एक होता है जब उसकी दोनों इनपुट भिन्न या असमान होती हैं। ये चित्र बनाना है, इनपुट लिखना है, आउटपुट लिखना है, ठीक है। A B बराबर कर देगा Y के। ये चीज़ें आपको समझ लेना है ना, ये इंपॉर्टेंट है भाई साहब, है ना। चलिए पढ़ी लिखा रहेगा और फिर अंदर 4-5 क्वेश्चन दे दिए हैं और 5 नंबर का रहेगा। यही इसलिए कह रहे हैं तैयार करना, भागना मत। चलो फिर लिखा क्या है 12वां क्वेश्चन, एक्स से नोर गेट। इसमें कहना है कि 2 इनपुट वाले एक्स नोर गेट में एक्स नोर गेट के दोनों इनपुट समान होने पर आउटपुट यानी हाई तथा दोनों इनपुट भिन्न होने के आउटपुट लो प्राप्त होता है। जिस चित्र बनाना है और सिंबल लिखना है, टेबल जरूरी होता है, टेबल, ठीक है। अब मैंने आपका यूनिट जो है आप मैंने भाई 3rd कंप्लीट कर दिया हूँ, ठीक है। अब चलिए यूनिट 4 देखते हैं। होगा तो भाई साहब चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि ये मैथ की वीडियो में लाऊंगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चलिए उसको आंसर के साथ देख लेते हैं। और आपको यूनिट 4, जी हाँ मैंने क्या बोला, यूनिट 4 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा। तो चलिए वीडियो को करते हैं शुरू, वो भी आंसर के साथ मिलने वाला है, ठीक है। देख सकते हैं लिखा हुआ है साफ साफ यूनिट 4, जिसका लेसन का नाम क्या है, विद्युत और चुंबकीय परपथ। जी हाँ, ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसके कुछ आंसर हैं, बहुत सारे आंसर हैं इसका, चलिए बताऊंगा। पहला क्वेश्चन लिखा है कि विद्युत धारा से आप क्या समझते हैं, इसको समझाइए, इसका भी आंसर बताऊंगा। दूसरा पॉइंट लिखा है एक इलेक्ट्रॉन पर कितने कूलाम आवेश होता है, इन सब का मैं आंसर बताऊंगा। तीसरा पॉइंट लिखा है विद्युत प्रतिरोध किसे कहते हैं, और भी क्वेश्चन बताऊंगा। चलिए पहले इनका सबका आंसर देख लेते हैं, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। और हाँ, चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करना, ये आपका कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है, ठीक है। और कमेंट जरूर करना कि वीडियो कैसे लग रही है। पहला क्वेश्चन क्या लिखा है हमने, इसका लिखा क्या है, यानी कि इसका नाम क्या है, विद्युत धारा से आप क्या समझते हैं, जो कि कई बार पूछा चुका है। आंसर करना है कि जब किसी चालक में आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रभावित होता है तो इस आवेश के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। आप आवेश को जानते हो, आवेश जब कोई एक स्थान से दूसरे है ना स्थान पर क्या करता है, प्रभावित मतलब जाता है, ठीक, उस पर प्रभाव उत्पन्न करता है, तो इस आवेश के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। अब विद्युत धारा को लिखते किससे है, आई से, जैसा कि आप लोग को मालूम होना चाहिए, ठीक है। विद्युत धारा को आवेश के प्रवाह की दर से मापा जाता है। विद्युत धारा का जो मात्रक होता है वो एम्पियर होता है, ठीक। तो कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों को अच्छे से पढ़ लेना, जी हाँ, ठीक है। चलिए क्या है, एक इलेक्ट्रॉन पर कितने कूलाम आवेश होता है, जो कि कई सालों से आया हुआ क्वेश्चन, ये मात्र 1 नंबर में आता है। साफ इतना लिख देना केवल कि एक इलेक्ट्रॉन पर 1.6 × 10⁻⁹ कूलाम आवेश होता है, जो कि कई बार आ चुका है। बाकी इस चैनल का नाम है तिवारी क्लास सिस्टम, यही नाम से इंस्टाग्राम ID है, यही नाम से स्नैपचैट ID है। तो यार आप लोग प्लीज़ वहाँ पर भी थोड़ा फॉलो वगैरह सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है कि विद्युत प्रतिरोध किसे कहते हैं, ठीक है। अब इसका जो आंसर है वो देखिए, जब किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर स्थापित किया जाता है तो चालक में विद्युत धारा बहने लगती है। मान लिया कोई ऐसी चालक है जिसके सिरों के बीच हम क्या कहते हैं, विभवांतर स्थापित कर देते हैं, किया जाता है, तो चालक में क्या होता है, विद्युत धारा प्रभावित होने लगती है या बहने लगती है, ठीक है। बहने मतलब क्या होता है, वही प्रभावित या बहना एक ही बात हुआ, ठीक है। विभवांतर तथा धारा के अनुपात को क्या कहते हैं, उस चालक का विद्युत प्रतिरोध कहते हैं, जिसे हम R से लिखते हैं, ठीक है। और जिन बच्चों का बैक लगा हुआ है, जैसे मान लिया इंजीनियरिंग ड्राइंग में सपोज है, ठीक, ED में बैक लगा है, या फिर भाई मैथमेटिक्स फर्स्ट में अगर बैक लगा हुआ है, तो उसका पास करने का एक ही तरीका है, बैक पेपर को क्लियर करने का एक ही तरीका है कि जो बैक अगले साल पेपर आया था उस पेपर को पढ़ो। मैं साफ साफ बोल रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ कि बैक को बैक ही क्लियर करा पाता है। जैसे मान लिया अगर आपको बैक लगा है 2025 में, या सेकेंड सेमेस्टर 4th सेमेस्टर किसी सब्जेक्ट में लगा हो, तो आपको 2024 या 2025 का बैक पेपर का हल करना है। उस देखो पेपर को ही लगाना है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पर ही ध्यान देना है, ठीक है। नहीं पता लगा उसका चैप्टर लेकर के कोर्स ले लो कहीं से, वो सब नुकसान करेगा तुम्हें, ठीक है। जी हाँ, आपको करना क्या है, आपको साफ साफ एक मुद्दा बनाना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको नोट कर लेना है। मेरे ही चैनल पर आपको मिल जाएंगे, आप सर्च करो कि पॉलिटेक्निक है ना, सेकेंड सेमेस्टर या फर्स्ट सेमेस्टर मैथमेटिक्स बाई तिवारी क्लास सिस्टम, बाई लगा के तिवारी क्लास सिस्टम लगा के करो भाई साहब, मॉडल पेपर को हल करो, ठीक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लगाओ, तभी आपका कल्याण होगा। जी हाँ, अब मैंने ये भी बता दिया है कि लोहा ही काटता है, मतलब अगर आपका बैक लगा हुआ है तो आप बैक पेपर का जो पिछला बैक पेपर है उसको आप उठाइए और उसी को पढ़िए, ठीक है। आपको यूट्यूब पर फ्री में मिल जाएगा, यूट्यूब पर हमारे चैनल से या कहीं और चैनल से, मतलब कहीं ना कहीं मिल जरूर जाएगा।
तो मेरा कहना ये है कि आप लोग करना क्या है, उसको रिविजन करो और अच्छे से पढ़ो, ठीक है। चलिए देखते हैं जो चौथा नंबर क्वेश्चन है, इसका नाम क्या है, विद्युत चालकता किसे कहते हैं। तो पांचों क्वेश्चन का लिखा है कि विद्युत शक्ति किसे कहते हैं। छठों क्वेश्चन लिखा है फैराडे के प्रथम नियम क्या है, उसको व्याख्यात कीजिए। सातवां पॉइंट लिखा है ओम का नियम लिखिए। चलिए इन सब का आंसर देख लेते हैं स्टेप बाय स्टेप बिना देरी किए हुए। यार अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो, लाइक नहीं किए हो, तो ये कहीं ना कहीं तुम बड़ी गलती कर रहे हो। कोई फीस तो दे नहीं रही हो, हम तुमसे कोई पैसा तो ले नहीं रहे, तो कहीं ना कहीं इतना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि एक लाइक, एक कमेंट, एक सब्सक्राइब वगैरह कर देना चाहिए, ठीक है। और कर दोगे तो तुम्हारा ही फायदा रहेगा, है ना। चलिए इनका सबका देखते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है, विद्युत चालकता किसे कहते हैं, ठीक है ना। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, है ना, किसे कहते हैं। देखो आंसर के लेना है कि विद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विद्युत चालकता कहते हैं। देखो मैं जितना आसान बताता हूँ, हो सकता है इतना आसान आपको कोई टीचर ना बताए। देखो मुझे पता है कि ज़्यादातर लड़कों को याद होने वाली चीज़ें नहीं रहती है, दिमाग में रट नहीं पाते हैं, ठीक है, याद नहीं होती है। तो उसका एक ही तरीका है भाई, शॉर्टकट में याद करो, ताकि देखो नंबर उतना ही मिलेगा। ये एक नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इसको इतना पढ़ लो, विद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विद्युत चालकता कहते हैं। एसआई पद्धति में इसका मात्रक क्या होता है, महो, अथवा है ना क्या होता है, एस से लिख सकते हैं। तो कहीं ना कहीं इन क्वेश्चन को आपको पढ़ लेना चाहिए, और आप समझदार हो, इन सब क्वेश्चन को बहुत हल्के से याद कर लोगे, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। लिखा है विद्युत शक्ति किसे कहते हैं, जो कि कई बार आ चुका है। ये पूरा 2.5 नंबर का क्वेश्चन है। अब बहुत लोग हंसी मजाक में ले यार, छोड़ो यार, तो कहीं ना कहीं तुम गलत कर रहे हो, इसको आप पढ़ लेना अच्छे से, ठीक। लिखना क्या है, इसका आंसर क्या है देख सकते हो। लिखा है विद्युत ऊर्जा को समय दर को विद्युत शक्ति कहते हैं। विद्युत शक्ति जो होता है सूत्र होता है P बराबर VI वाट होता है, जहाँ विभवांतर V होता है और धारा यानी I से I को क्या बोलते हैं, धारा बोलते हैं। तो कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों को याद कर लेना, ठीक है। और इसका ये चैनल का नाम है, चलिए तो समझ गए हो। यदि ऊर्जा क्या है, W है, तो समय क्या हो जाएगा, T हो जाएगा। अब आपको ये चीज़ पता हो जाएगा कि P बराबर क्या सूत्र होता है, P बराबर होता है कि W/T। अब आपने ये भी सूत्र पता होगा कि W को बोलते क्या है, तो W को बोलते हैं कार्य, जैसे कि आप लोग को मालूम चाहिए। और W बराबर सूत्र क्या होता है, VIT होता है सूत्र, ठीक है। तो वही तो लिख दिया, VIT W बराबर लिखा हुआ है, और ऑलरेडी नीचे T दिया गया है, ठीक है। तो T से T क्या हो जाएगा, T से T कैंसिल। तो जब T से T कैंसिल हो जाएगा, बोलो हाँ, T से T क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा भाई साहब, बिल्कुल। T से T जब कैंसिल हो जाएगा आपका, तो क्या बचेगा पता है, आपको बचेगा क्या, केवल VI बचेगा, ठीक। तो W बराबर क्या जाएगा, VI, यानी कि W बराबर नहीं हो जाएगा, W तो ऊपर के जगह पर रखे हो, ठीक है। कहने का मतलब ये हो जाएगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा क्या हो जाएगा, P बराबर हो जाएगा VI, है ना। तो भाई शक्ति क्या है, और V बराबर जो V है वो I कैसे आया, तो इसको हमने क्या कर दिया, सिद्ध कर दिया, ठीक है। ये 2.5 नंबर का क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं अगला पॉइंट। क्वेश्चन है कई बार कई सालों से आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए इसको आप अच्छे से पढ़ लेना। नाम क्या है, फैराडे के प्रथम नियम, यानी इस नियम के अनुसार लिखना क्या है, इस नियम के अनुसार जब किसी परिपथ में चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तित होता है, तो उसमें एक विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाता है, जिसका परिमाण, है ना, चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है। फैराडे की इस नियम को हम क्या कहते हैं, न्यूमेन द्वारा भी जाना जाता है। इसका दूसरा नाम क्या है, न्यूमेन। हालांकि ये शब्द जो है बीटेक में यूज की जाती है, बट कहीं ना कहीं अगर समझदार हो तो कर लेना यूज, ठीक है। चलिए, तो यदि समांतराल डेल्टा T, है ना, में चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की दर, तो परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल का सूत्र क्या होता है, प्रेरित विद्युत वाहक बल को E से लिखते हैं, ठीक है। सूत्र क्या होता है, मास का डेल्टा फाई, क्या हो जाता है, मास का डेल्टा फाई बटे डेल्टा T। इसे त्रिभुज में मत बोलना, इसे डेल्टा बोलना, ठीक है। चलिए अभी इसका थोड़ा और है, और देख लो। लिखना है कि देखो आपने सूत्र तो लिख दिया, बोलो हाँ, आपने सूत्र लिख दिया। फिर लिखना है कि चूंकि विद्युत वाहक बल सदैव फ्लक्स परिवर्तन का विरोध करता है, इसलिए उपयुक्त व्यंजन में ऋणात्मक चिन्ह लिया गया है, ठीक। कैसा चिन्ह लिया गया, ऋणात्मक, क्योंकि ये विरोध करता है ना। तो कहीं ना कहीं इसको पढ़ लेना। ये मेरे भाई 5 नंबर का क्वेश्चन है, इसलिए मैं ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ, ज़्यादा बार कह रहा हूँ, इसको जरूर पढ़ाना। यदि परिपथ की किसी कुंडली में n फेरे हों, कितना फेरे, n बताता है कि नंबर, तो n फेरे अगर हो जाता है तो आगे केवल n लगा दो, बाकी सूत्र वही काम करेगा, ठीक है। तो चलिए, और समझदार हो इसलिए आप इसको पढ़ लेना। कितने नंबर में आता है, 5 नंबर में, ठीक है। चलिए अब देखते हैं अगला पॉइंट। यहाँ पर 7 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है कि ओम का नियम, जी हाँ, जो कि कई सालों से आया हुआ क्वेश्चन क्या है, ओम का नियम। उत्तर के लगना है, यानी आंसर लिखना है, ओम के नियम के अनुसार किसी चालक में प्रभावित धारा सीधे अनुपाती होता है उस पर लगाए गए विभवांतर वोल्टेज के और प्रतिलोम अनुपाती होते हैं या होती है। उस चालक के प्रतिरोध के गणितीय रूप में इस प्रकार लिखा जा सकता है ना। इससे हम क्या लिख देना है, ओम का नियम यहाँ लिख देना।
वी बराबर कैसे होता है, वी बराबर होता है आई आर। देखो ओम का जो नियम है इसको कई तरीके से पढ़ा जा सकता है, कई तरीके से इसके कुछ आंसर होते हैं। तो जिस तरीके से अगर आपको आंसर आ रहा है उसी तरीके से याद कर रहा हो। अगर तुमको आंसर इस पर पढ़ा ही ना हो तो मेरे तरीके से पढ़ लो, ठीक है। देखो वी क्या है, तो वी आपका है चालक पर विभवांतर वोल्टेज है। आई क्या है, तो आई आपका चालक में प्रभावित धारा एम्पियर है। आर क्या है, तो आर आपका चालक का प्रतिरोध यानी ओम है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इसको आप पढ़ना, ये पूरे 5 नंबर में क्वेश्चन आता है। जी हाँ, चलिए देखते हैं अगला पॉइंट। ठो पॉइंट का लिखा है लेंज का नियम, जो कि कई सालों से आया हुआ है। फिर लिखा है क्या, स्वप्रेरक को परिभाषित कीजिए। 10वां पॉइंट देगा है चुंबकीय फ्लक्स से आप क्या समझते हैं। इन सब का सही आंसर देख लेते हैं। ये सारे क्वेश्चन 5-5 नियम आंसर का है। कितने नंबर का है, 5-5 नंबर का है। तो थोड़ा ध्यान दे करके पढ़ना और समझदारी के साथ पढ़ना, ठीक है। तो चलिए देखते हैं लेंज का नियम। जी हाँ, आंसर का लेना है कि लेंज के नियम के अनुसार किसी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल यानी EMF की दिशा हमेशा ऐसी होती है ना, होती है कि वह उस कारण का विरोध करे जिससे हम क्या कहते हैं उत्पन्न हुई है। गणितीय रूप में अगर बात की जाए तो डेल्टा फाई यानी चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन, और एन क्या है, कुंडली यानी कि नंबर है। तो प्रेरित विद्युत वाहक बल यानी EMF का बराबर क्या हो जाएगा, एन। अभी तो हमने ऊपर बताया ना, है ना, ई बराबर होता है मास के एन डेल्टा फाई अपन डेल्टा टी, ठीक है। फिर नीचे लिखना कि यहाँ ऋणात्मक चिन्ह यह दर्शाता है कि प्रेरित EMF है ना हमेशा फ्लक्स परिवर्तन का विरोध करती है। तो कहीं ना कहीं पढ़ना 5 नंबर का ये भी क्वेश्चन है। कहते हैं 9 क्वेश्चन का लिखा है स्वप्रेरक को परिभाषित कीजिए, जो कि कई सालों से आया क्वेश्चन है। आंसर का लेना है कि स्वप्रेरक को, है ना, यानी कि सेल्फ इंडक्शन वह प्रक्रिया है जिसमें किसी कुंडली में प्रभावित धारा में परिवर्तन के कारण उसी कुंडली में EMF है ना प्रेरित होती है। यदि कुंडली में N फेरे हैं और धारा I परिवर्तन हो रहा है तो प्रेरित विद्युत वाहक बल यानी EMF होगी। यहाँ पर केवल क्या लगाना है, ई बराबर हो जाएगा माइनस के L डेल्टा I अपन डेल्टा टी, जहाँ L क्या है कुंडली का आत्म इंडक्शन है, ठीक, इंडक्टेक्स लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसको भी पढ़ लेना, 5 नंबर क्वेश्चन आया हुआ है कई सालों से। चलिए समझदार हो तो समझ गए होंगे। पॉइंट लिखा है कि चुंबकीय फ्लक्स से आप क्या समझते हैं। ये भी 5 नंबर का क्वेश्चन आता है। जी हाँ, तो आंसर करना है कि लिखना ये है कि चुंबकीय फ्लक्स यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स किसी क्षेत्रफल से गुजरने वाली चुंबकीय रेखाओं है ना कि कुल संख्या को दर्शाता है। यदि किसी सतह का क्षेत्रफल A और उस पर चुंबकीय क्षेत्र का वेक्टर है ना थीटा कोण बनाता है तो फाई बराबर हो जाएगा B × A cos थीटा, जहाँ F फाई क्या है चुंबकीय फ्लक्स है, B क्या है चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता है, ठीक है। A क्या है, तो A आपका क्या है सतह का क्षेत्रफल यानी क्षेत्रफल एरिया। थीटा क्या है, तो थीटा आपका है चुंबकीय क्षेत्र और सतह के सामान्य के बीच का कोण है। यानी आप इसको भी पढ़ लेना, ये भी आपको 5 नंबर में आता है। जी हाँ, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला पॉइंट लिखा हुआ साफ साफ देख सकते हो कि प्रेरित विद्युत वाहक बल से आप क्या समझते हैं, जो कि ये भी इम्पोर्टेंट है। फिर 12वां पॉइंट लिखा है फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरक संबंधी नियम लिखिए। 13वां पॉइंट लिखा है किरचॉफ के नियमों का सचित्र वर्णन कीजिए। ये भी 5 नंबर का क्वेश्चन है और ये भी 5 नंबर का क्वेश्चन है और ये भी 5 नंबर का क्वेश्चन है। तो चलिए हम इसमें कि देख लेते हैं 14। हाँ, इन तीनों क्वेश्चन को आप जरूर पढ़ना, आप इनका आंसर चाहे जहाँ से याद करो लेकिन याद जरूर करना, ठीक है। चलिए, और अगला क्वेश्चन यानी 14 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि विद्युत चालकता को समझाइए। लिखना क्या है कि विद्युत चालकता किसी पदार्थ की धारा प्रभावित करने की क्षमता है। यह प्रतिरोध के क्या होता है, बिल्कुल उल्टा होता है, ठीक है। जैसे कि G बराबर क्या होता है 1/R, यानी कि G क्या है चालकता है और R क्या है प्रतिरोध है, ठीक है। और नीचे क्या दिया है कि जितनी चालकता ज़्यादा है धारा बहना उतना आसान होता है। चालकता अगर ज़्यादा होगा तो धारा यानी जो करंट होता है, लाइट की जो करंट होता है उतनी जल्दी आसान से करंट मारता है, यानी आसान से करंट बहती है, उसी को बोलते हैं धारा बहना उतना आसान होता है। तो मैंने 14 क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट था, जो कि है ना कौन से लेसन से, ये चौथे लेसन से, जो कि इतना क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट था। इतना क्वेश्चन आपको चौथे यूनिट से आपको पढ़ लेना है, ठीक है। कितना यूनिट से, चौथे यूनिट से, है ना। तो कहीं ना कहीं इनको पढ़ना। और बाकी यूनिट 5 के चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ, जिसका नाम क्या है प्रतिवर्ती धारा परिपथ। जी हाँ, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कुछ न्यूमेरिकल भी बताऊंगा आपको, हल करके बिल्कुल परेशान हो तो नहीं है। लिखा क्या है प्रतिवर्ती धारा किसे कहते हैं, फिर लिखा है प्रतिवर्ती वोल्टेज किसे कहते हैं समझाइए। फिर लिखा है एक श्रेणी आवृत्ति की गणना की RLC परिपथ में अनुनाद से आप क्या समझते हैं, अनुनाद की आवृत्ति को गणना कीजिए। इनका चलिए हम स्टेप बाई स्टेप आंसर बताऊंगा और न्यूमेरिकल भी हल कराऊंगा, परेशान जो नहीं है। यूनिट 5 भी बताऊंगा
बताऊंगा और इसके बाद यूनिट 6 भी बताऊंगा। आप परेशान ना होइए, आराम से देखते रहिए केवल बस। यहाँ देखो प्रतिवर्ती धारा कैसे कहते हैं, इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरा, ध्यान से समझना। लिखना क्या है कि जिस विद्युत धारा की दिशा और परिमाण समय के साथ बदलता रहता है, ठीक है, मतलब समय के साथ क्या रहता है, चेंज होता रहता है, बदलता रहता है, उसे क्या कहते हैं, प्रतिवर्ती धारा कहते हैं, है ना। ये हो जाएगा। बाकी तो चैनल का नाम है। फिर लिखा क्या है, घरों में आने वाली बिजली की जो प्रतिवर्ती धारा होती है, एसी धारा को गणितीय रूप में आई बराबर करता है आई नॉट साइन ओमेगा टी। विशेषता का लेना है, विशेषताएं कुछ लिख देना है, जैसे कि दिशा बदलती रहती है भाई साहब, परिमाण बदलता रहता है, लंबी दूरी तक विद्युत संचार में उपयोगी होता है। कौन उपयोगी होता है, प्रतिवर्ती धारा, लंबी दूरी संचार के लिए, ठीक है। तो ये सब इतना लिख देना है, सिंपल सा, आपका 2.5 नंबर पक्के। बाकी तो दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, ज़्यादातर F पर लेके इसमें से न्यूमेरिकल आता है ना, इसीलिए मैं न्यूमेरिकल भी कोशिश करूंगा। लिखना क्या है, प्रतिवर्ती वोल्टेज किसे कहते हैं, समझाइए। लिखना क्या है कि वह वोल्टेज जिसका मान और दिशा समय के साथ बदलती रहती है उसे कहते हैं प्रतिवर्ती वोल्टेज कहते हैं। सूत्र की बात किया है तो गणितीय रूप में लिखना क्या है, V बराबर कहता है V नॉट साइन ओमेगा टी। ये क्या है, इसको बोलते हैं V नॉट, और साइन ओमेगा है, W नहीं है, साइन ओमेगा टी। अब फिर लिखना क्या है, प्रतिवर्ती वोल्टेज का उपयोग ट्रांसफार्मर हो गया, मोटर हो गया आदि में किया जाता है। इन सब चीज़ों को मैंने आपको बता दिया है, स्टेप बाय स्टेप इसको आपको पढ़ लेना। चलिए तो जो तीसरा नंबर क्वेश्चन के लिए क्या है, आप देख सकते हो, श्रेणी RLC परिपथ में अनुनाद क्या है, अनुनाद की आवृत्ति की गणना कीजिए। बिल्कुल, लिखना क्या है कि वह परिपथ जिसमें प्रतिरोध R, प्रेरकत्व L तथा धारिता C श्रेणी क्रम में जुड़े हैं और RLC श्रेणी परिपथ कहलाता है। क्या कहलाता है, RLC श्रेणी परिपथ कहलाता है। फिर लिखना क्या है कि जब प्रेरक है ना रिएक्टेंस है ना रिएक्टेंस X1 और धारिता रिएक्टेंस XC, सॉरी यहाँ X1 नहीं लिखा है, सॉरी यहाँ XL लिखा है, ये समझ चलना, ये XL है, XL और धारिता रिएक्टेंस XC बराबर हो जाते हैं, तब परिपथ में अनुनाद होता है। यानी XL = क्या होता है, XC का होता है। अनुनाद की स्थिति में प्रतिबाधा न्यूनतम तथा धारा अधिकतम होती है। अनुनादी की जो आवृत्ति है उसका सूत्र देख लीजिए क्या होता है, F बराबर होता है 1/2π√LC होता है, ठीक है। चलिए कर लें कि न्यूमेरिकल भी आते हैं, देख सकते हो जैसा कि मैंने लिख रखा हूँ कि भाई साहब जो यूनिट 5 से आप क्या होता है न्यूमेरिकल आते हैं, इसलिए आप न्यूमेरिकल जरूर लगा लेना। चलिए 1-2 न्यूमेरिकल मैं आपको बता दे रहा हूँ, है ना, तब कि आप समझ जाओ। फिर आपको न्यूमेरिकल जैसा कि आप दिख रहा होगा स्क्रीन पर, लिखा क्या है, एक कुंडली जिसका प्रतिरोध R 100 प्रतिरोध और प्रेरकत्व 0.1 हेनरी है। अगर आपने अच्छे से पढ़ाई ना किया होगा तो भाई साहब अब न्यूमेरिकल तुम नहीं लगा पाओगे। अगर अच्छे से तुमने पढ़ाई ना किया होगा तो, अगर अच्छे से पढ़ाई कर रखे हो तो कोई बात नहीं, ठीक है। 0.1 हेनरी है। श्रेणी क्रम में एक संधारित जिसकी धारिता 150 माइक्रोफैराड के साथ जुड़ी है। इस श्रेणी क्रम है ना संयोजन के एकांतर 200 वोल्ट 50 हर्ट्ज का प्रतिवर्ती वोल्टेज लगाया जाता है। तो ज्ञात करें। नंबर 1 लिखा है कुंडली का प्रेरकत्व परिघात ज्ञात कीजिए, धारितीय प्रतिघात कीजिए और शक्ति गुणांक ज्ञात कीजिए। तो चलो कोई ना, मैं कुछ क्वेश्चन मैं इसको हल करा के बताता हूँ, है ना। देखो इसमें दिया क्या है, दिया क्या चीज़ किया है। इसमें सबसे पहले दिया गया है प्रेरकत्व, देखो क्या किया है, L का मान कितना है, L का मान 0.1। देखो प्रेरकत्व तो लिखते हैं कितना है, L से लिखते हैं, और 0.1 और पीछे क्या है, हेनरी यानी H है। फिर क्या है, प्रतिरोध यानी R का मान कितना देगा है, ध्यान समझने मेरी बात को, मैं बोल रहा हूँ R का मान कितना देगा है, तो R का मान देगा 10 प्रतिरोध, कितना देगा 10 प्रतिरोध देगा है। फिर आप इसके देख सकते हो क्या लिखा है, धारिता की माइक्रोफैराड यानी कि C का मान कितना देगा है, C का मान देगा 150, ठीक है, 150 माइक्रोफैराड देगा है ना। फिर क्या दिया गया है भाई, फिर वोल्ट कितना देगा, V का मान देगा 200। फिर आप समझ सकते हो, हाँ। चलिए और ना जो हार्ट्ज लिखा है 50 हार्ट्ज, ये F का मान है यानी आवृत्ति है। यहाँ पर लिखा हुआ है साफ अक्षरों में क्या लिखा है, दिया है यानी गिवन है, प्रतिरोध दिया गया है ना, हालांकि यहाँ मतलब टाइपिंग नहीं हो पाया, कोई दिक्कत नहीं है। L का मान भी है ना। देखो प्रेरकत्व जो होता है उसको हमेशा हेनरी से लिखते हैं यानी H से। धारिता भी दी गई है, C का मान 1 माइक्रोन बराबर कितना होता है, 1 माइक्रोन बराबर होता है 10⁻6 माइक्रोफैराड का हो जाएगा भाई, 150 माइक्रोफैराड है, मतलब 150 × 10⁻6 फैराड। आवृत्ति कितना हो जाएगा 50 हर्ट्ज, वोल्टेज कितना हो जाएगा 200 वोल्ट। तो ये चीज़ें क्या है आपकी दिया गया है। अच्छा अब लगा देना है हर एक क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन क्या बोला था इसमें, जो न्यूमेरिकल था आपका, उसमें से पहला पॉइंट क्या बोला गया था कि कुंडली का प्रेरक प्रतिघात क्या दीजिए। तो प्रेरक प्रतिघात का सूत्र क्या होता है, XL = 2πfL। ये सूत्र होता है, आपको पता होना चाहिए किसके बराबर होता है, कुंडली का प्रेरक प्रतिघात। तो XL हमें क्या करना है, इसका X हमें निकालना है, ठीक है। तो देखो 2 तो 2 हो जाएगा। पाई का मान कितना होता है 3.14 होता है, गुणे F का मान कितना है, अभी हमने आपको ऊपर दिया है, मैं दिखाया है, F का मान है 50।
एल का मान कितना है 0.1 हेनरी है ना। अब इनको जब आप मल्टीप्लाई करते हो अच्छे से ना भाई साहब, तो इसका आंसर कितना रहेगा 31 था, वो आपको कंप्लीट हो गया। अच्छा, ये न्यूमेरिकल में दूसरा पॉइंट देखा था धारती प्रतिघात। जी हाँ, यानी कि इसमें से एक्स सी निकालना है ना। प्रतिघात होता है कि एक्स और धारती में होता है सी। तो भाई साहब एक्स सी निकालोगे कैसे, वो दे देते हैं एक्स सी। देखो एक्स सी बराबर होता है 1/2 पाई एफ सी होता है, ये सूत्र होता है। पहली बात ये सूत्र आपको याद होना चाहिए, ठीक है। जो 12वीं कर रखे हैं उनको मालूम होगा ये सवाल, है ना। 12वीं के लेसन का है, ये डिप्लोमा में आ गया है ना। लिखना क्या है, एक्स सी बराबर हो जाएगा 1/2 पाई का मान कितना था 3.4। सबका देखो मान रखा चले जाओ बस। एफ का मान कितना देखा था, अभी हमने ऊपर दिया है उसमें लिखा था गिवन में। एल का एफ का मान कितना है 50, सी का मान कितना है 150 गुणे 10 और घात मास के 6, है ना भाई। घात मास 6 रहेगा नहीं रहेगा, अभी तो माइक्रोन वाला यहाँ लिख नहीं पाए हैं, है ना, बट समझ जाओ। इसको जब आप गुणा भाग करते हो तो इसका मान इतना आएगा। लेकिन अगर तुम मान लिया इतना गुणा तुम्हारा कैलकुलेशन तेज नहीं है तो तुम्हें घबराएं जो नहीं है। ये तुम्हारा एफ ट्रिपल ये फंडामेंटल इलेक्ट्रिकल ऑफ इंजीनियरिंग है। इतने में लेकर के आप छोड़ के चले आओ, यहीं पर आपका नंबर दे दिया जाएगा। इतना लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो मेरा कहना यही है कि आपको केवल यहीं पर देना है, ठीक है। चलिए, अगर शक्ति गुणांक यानी कि पावर फैक्टर उसमें देखना ध्यान से, है ना। लिखना इसका कैसे निकालना है कि पहले शुद्ध प्रतिघात निकालते हैं, यानी एक्स बराबर की जगह एक्स एल माइनस एक्स सी हो जाएगा। प्रतिघात मतलब क्या होता है, एक्स होता है, ठीक है, एक्स होता है ना। तो एक्स बराबर की जगह भाई साहब एक्स एल माइनस एक्स सी हो जाएगा। एक्स एल का मान हमने ऊपर अभी जस्ट निकाला है 31.4 माइनस एक्स सी का मान कितना निकाला है 21.2। अब इसको जब घटाओगे तो 10.2 हो जाएगा, ठीक है। तो अब हमें करना क्या है, अब हमें निकालना है प्रतिबाधा, ठीक है, तो तभी इसका आगे सवाल लगेगा। यहाँ प्रतिबाधा निकालते हैं। जैसे कि प्रतिबाधा निकालने का सूत्र होता है जेड बराबर होता है √r² प्लस x²। आर का मान कितना आता है, तो आर का मान 10 आएगा। तो आर का मान 10 है, 10 का स्क्वायर प्लस एक्स का मान कितना आएगा 10.2 होल स्क्वायर। इनको दोनों के स्क्वायर के जोड़ते हो तो इतना आ जाएगा, ठीक है। चलिए, अगर देखो न्यूमेरिकल अगर अच्छे से आता है तभी लगाना, फालतू को पैसा नहीं मत करना, ठीक है। तो पता लगे कि नंबर भी न मिले और कट जाएगा, ठीक है। तो ज़्यादा न्यूमेरिकल की तरफ मत ही भागो यार। बाकी चले कोई ना, मैं तो अपना काम बताने की जरूरत था, मैंने बता दिया, ठीक है। अब इसको एक्स शक्ति गुणांक कैसे करना है, x5 बराबर क्या हो जाएगा 10/14.28, ठीक है। अब इसको जब निकाल दो तो इतना आ जाएगा। हाँ, चलो हम एक और न्यूमेरिकल दिखाना चाहूँगा कल है। अगर जो बच्चा लगाना चाहता है तो बता कमेंट कर देना सर जी इसका हल का भी करा दो। बाकी मेरे पास हल सही था PDF, लेकिन मैं इसको नहीं बताऊंगा क्योंकि यार देखो न्यूमेरिकल तो तुम्हें नहीं भागना, न्यूमेरिकल तुम्हें नहीं लगाना भाई साहब। न्यूमेरिकल 1 ही 2 क्वेश्चन आएगा तो उसके चक्कर में क्यों पढ़ रखे हो, है ना। बाकी जो बच्चे पढ़ने तेज उसको लगा सकते हैं ये वाला। बाकी जो बच्चे नहीं पढ़ने तेज उसको परेशान मत हो, आप केवल क्वेश्चन आंसर तैयार करो बस, ताकि जल्दी पास हो जाओ, ठीक है। काफ़ी छोड़ना नहीं बस। न्यूमेरिकल केवल एक न्यूमेरिकल आता है बस, है ना। जो बताया हूँ ये न्यूमेरिकल वो करें, देख लेना। आपका यूनिट 5 मेरे भाई क्या हुआ, यूनिट 5 आपका क्या हो जाएगा कंप्लीट हो गया, ठीक। यूनिट 5 आपका सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। यूनिट 5 के बहुत सारे हैं क्वेश्चन, लेकिन हमने केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात किया, वो कंप्लीट करा दिया आंसर सहित। अब हम चलिए देखते हैं यूनिट 6 क्या देखते हैं। यूनिट 6 उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यूनिट 6 जिसका नाम क्या है मेरे भाई, लिखा है परिणामित्र और मशीन, यानी ट्रांसफार्मर क्या होता है, ट्रांसफार्मर के विद्युत वाहक बल का समीकरण लिखिए। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर क्या होता है, ट्रांसफार्मर का वर्गीकरण क्या होता है, इनको सब कुछ समझाना पड़ेगा अच्छे से स्टेप बाय स्टेप, जो कि 6वां लेसन है। जी हाँ, देखो सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, ट्रांसफार्मर क्या है, ये तुम्हें आएगा। चलिए मैं लिखना आपको क्या है, तो ट्रांसफार्मर क्या है उसमें क्या करना है, ध्यान देना कि उत्तर में लिखना क्या है, ट्रांसफार्मर एक स्थिर यानी स्टैटिक विद्युत यंत्र है, विद्युत मतलब लाइट का यंत्र है, ठीक है, जो प्रतिवर्ती धारा AC की सहायता से वोल्टेज के मान को बढ़ाने या घटाने का कार्य करता है, जबकि आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी अपवर्तित है ना रहती है। यह कार्य विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है। भाई साहब ट्रांसफार्मर जानते हो ना, ट्रांसफार्मर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ट्रांसफार्मर में 2 कुंडलियाँ होती हैं, प्राथमिक कुंडली और द्वितीयक कुंडली, ठीक है। तो ये चीज़ें अगर 2.5 नंबर में आता है तो इतना लिख देना है। अगर बोलता है ट्रांसफार्मर क्या है इसको वर्णन कीजिए, तो आपको प्राथमिक कुंडली क्या होता है और द्वितीयक कुंडली क्या होता है अच्छे से लिखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, तो हालांकि 5 नंबर तो अभी तक तो नहीं आया है, मैंने कहीं भी पेपर दिया हो, अभी तक तो 5 नंबर नहीं आया है। 2.5 नंबर 3 नंबर में आता है तो नहीं लिख देना है बस, नहीं है भाई साहब, ठीक है। चलिए CRO वगैरह आता है ना 5 नंबर में। फिर हम बात करते हैं दूसरा पॉइंट क्या है, ट्रांसफार्मर के वोल्टेज का समीकरण क्या लिखना है। लिखना क्या है, ट्रांसफार्मर में प्राइमरी और द्वितीयक सेकेंडरी कुंडलियों के बीच वोल्टेज और कुंडलियों के वर्ण यानी कि बीच में संबंध इस प्रकार है, यानी VP/NS/NP ये हो जाएगा, जहाँ VP क्या है प्राथमिक वोल्टेज है, VS क्या है द्वितीयक वोल्टेज है, NP क्या है प्राथमिक कुंडली के टर्म्स हैं, NS क्या है द्वितीय कुंडली के टर्म्स हैं, ठीक है। सिंपल सी बात है। चलिए
अगला पॉइंट देखते हैं। हम बात करते हैं यूनिट जो तीसरा है, यूनिट तीसरा सॉरी तीसरा क्वेश्चन यार, यूनिट नहीं तीसरा, मतलब यूनिट नहीं केवल तीसरा क्वेश्चन लिखा गया है सिंगल फेज इंडक्शन मोटर क्या होता है। आंसर कहना है कि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर वह विद्युत मशीन है जो सिंगल फेज एसी सप्लाई से चलती है और मैकेनिकल ऊर्जा उत्पन्न करती है। मुख्य विशेषताएं की बात करें तो इसमें प्राथमिक कुंडली यानी कि स्टार्टर है ना, स्टार्टर को सिंगल फेज एसी से चलाया जाता है, सिंगल फेज एसी से चलाया जाता है। दूसरा पॉइंट है रोटर चुंबकीय प्रेरण के द्वारा घूमता है ना, तो ये कहीं ना कहीं आपका इंपॉर्टेंट था, इसको पढ़ना। चलिए फिर छठवां नंबर क्वेश्चन क्या है, डीसी मशीन की संरचना की व्याख्या कीजिए। इसको आप लोग कहीं से ढूंढ के लिख लेना। बस अब आपका मेरे भाई यूनिट 6 भी कंप्लीट हो गया। मेरा कहना क्या है कि अब आपका यूनिट 6 भी कंप्लीट हो गया है ना। यूनिट 1 से लेकर यूनिट 6 तक मैंने आपको हल सहित बता दी चैप्टर वाइज। इतना पढ़ लो आराम से पढ़ सकोगे, 30-40 नंबर आराम से जाएंगे, बिल्कुल 40-45 नंबर आराम से जाएंगे, कोई भी टेंशन नहीं जो नहीं है, लेकिन पूरा याद करना पड़ेगा तो ठीक है, क्योंकि सबके इंपॉर्टेंट और शॉर्टकट में तरीके से बताया है ताकि जल्दी पढ़ सको। बाकी जो पुराने बच्चे हैं वो अपना रिवीजन करते रहें, नए वाले बच्चे पढ़ करके इसको पास हो सकते हैं। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो से, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। वीडियो आपको कैसी लगी एक बार कमेंट जरूर करना।